राजधानी की शाम और एक पतली संकरी गली। एक कमसिन लड़की बदहवास सी भाग रही थी। उसके पीछे कुछ लोग पड़े थे जो किसी बड़े घराने के नौकर लग रहे थे। दुष्ट लड़की, वहीं रुक जा। लड़की का शरीर थकान से ढाल हो चुका था, माथे पर एक बड़ा सा गुमड़ा उभर आया था और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। कोई है, बचाओ, मदद करो। उसकी चीख सुनकर पीछे आते नौकरों में से एक ने गुस्से में गाली बकते हुए रास्ते से एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस पर दे मारा। पत्थर हवा को चीरता हुआ सीधे उसके सिर के पिछले हिस्से से जा टकराया। धप, ताज़ा खून छिटक कर सड़क पर जा गिरा। असहनीय दर्द की लहर दौड़ी और लड़की की आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा गया। उसका शरीर आगे की ओर झुका, लेकिन चेतना के आखिरी कतरे के सहारे वह जैसे तैसे घिसती हुई गली से बाहर की ओर लुढ़क गई। ठीक उसी पल गली के मुहाने से एक तांगा गुजर रहा था। लड़की जैसे ही बाहर गिरी, सीधी तांगे के पहियों के आगे जा पहुंची। हिन हिन हिन। घोड़ा अचानक चौंक गया और उसने जोरदार हिनहिनाहट के साथ खुद को रोका। इस अनहोनी को देखकर आसपास खड़े आम लोगों के मुंह से चीख निकल गई। पीछे भाग रहे नौकर भी दौड़कर बाहर आए। हालात को ठीक से समझे बिना उन्होंने देखा कि लड़की तांगे के आगे पड़ी है, तो वे तुरंत उसे घसीटने के लिए आगे बढ़े। इससे पहले कि कोई उसका चेहरा पहचान पाता, उन्हें उसे चुपचाप गायब करना था। एक नौकर ने लड़की का कंधा कसकर दबोच लिया, लेकिन अपनी आखिरी सांसें गिनती उस लड़की ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया, भूमि और फुर्ती से तांगे के भीतर जा घुसी, सीधे किसी के सीने से टकराते हुए। कोचवान ने तुरंत अपनी चाबुक से नौकरों को पीछे धकेला, उसकी पुतलियां डर से सिकुड़ गईं। सब गड़बड़ हो गया था। भला एक पल की गफलत में वह लड़की तांगे के अंदर कैसे घुस आई? तांगे के भीतर लंबी और तराशी हुई उंगलियों वाले एक हाथ ने लड़की की गर्दन को जोर से भींच लिया और उसे अपने आगोश से दूर धकेल दिया। लड़की की आंखें मुंदी हुई थीं, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें थम चुकी हैं। मर गई, तो फिर इसे बाहर फेंक दो। वह भी उस लाश को बाहर फेंकने ही वाला था कि जिस लड़की की गर्दन वह दबाए हुए था, उसने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। एक ही पल में उसकी आंखों की चमक बर्फीली, तेज और जानलेवा नीयत से भर गई। पुनर्जन्म ले चुकी रुक्मिणी ने जैसे ही आंखें खोली, उसकी नज़र एक बेहद असीम सुंदर और ओजस्वी चेहरे पर पड़ी। गहरे काले बालों में लगा बैंगनी पन्ने का मुकुट उसकी दूधिया साफ रंगत को और निखार रहा था। हल्की स्याही से उकेरी गई धनुषाकार भौहें और आंखों में ऐसा समंदर जैसे गहराइयों में सितारे समाये हों। सुतवा नाक और पनखुड़ियों जैसे खूबसूरत होंठ, हालांकि उनके कोनों पर जमी हल्की सी सख्ती उस चेहरे को खतरनाक बना रही थी। अगले ही पल रुक्मिणी ने बिना सोचे उसकी गर्दन पर वार कर दिया। उसकी उंगलियां तलवार की तरह तेज थीं, जो सीधे उसका गला छेद सकती थीं। पल भर पहले का वह हसीन माहौल तुरंत एक खूंखार खूनी मंजर में बदल गया। पुरुष ने अपनी पकड़ उसकी गर्दन पर और कस दी, और साथ ही दूसरे हाथ से रुक्मिणी की कलाई को कसकर दबोच लिया। एक लाश भी इस तरह नोच और काट सकती है। रुक्मिणी को लगा जैसे उसका सिर फटा जा रहा हो, सिर के पीछे से खून लगातार बह रहा था। उसकी भारी, गंभीर आवाज़ सुनकर उसने नजरें उठाईं। उसने देखा कि उस पुरुष के चारों ओर एक दैवीय बैंगनी आभा छाई हुई थी, जिसे एक काली धुंध धीरे धीरे निगल रही थी। राजयोग का भाग्यशाली सितारा, तो यह इसकी दैवीय बैंगनी ऊर्जा ही थी जिसने उसके पुनर्जन्म में मदद की और उसे इस भोली लड़की के शरीर में दोबारा जिंदा कर दिया। गर्दन पर बढ़ता दबाव महसूस करते हुए रुक्मिणी ने उसके सीने की तरफ इशारा किया और बड़ी मुश्किल से एक जुमला बाहर निकाला। मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। तराशी हुई उंगलियों वाला वह हाथ पल भर के लिए रुका। उसने रुक्मिणी को अपनी आंखों के और करीब खींच लिया। वे एक दूसरे के इतने पास थे कि रुक्मिणी को उसके शरीर से एक ठंडी, भीनी भीनी खुशबू महसूस हुई। इतने करीब से टकराती उनकी निगाहों के बीच मानो चिंगारियां छूट रही थीं। तुम भला इस राजकुमार की जान कैसे बचाओगी? रुक्मिणी का दम घुट रहा था। मुझे आधा साल अपने पास रहने दो, मैं खुद साबित कर दूंगी। उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए था, और सबसे बढ़कर उसे उसकी दैवीय बैंगनी ऊर्जा की जरूरत थी। हुजूर, क्या आप ठीक हैं? बाहर खड़े अंगरक्षक घोड़ों से उतर चुके थे और तांगे को घेरकर बेहद तनाव में खड़े थे। पर्दा गिरा होने के कारण वे अंदर का नज़ारा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई हलचल नहीं है। इसके बावजूद किसी में भी आगे बढ़कर पर्दा उठाने की हिम्मत नहीं थी। मैं ठीक हूँ, तांगे के भीतर से एक गहरी, भारी आवाज़ गूंजी। तभी लोगों का एक समूह तेजी से आया और दादागिरी दिखाते हुए तांगे का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। आगे चल रहे शख्स ने कीमती रेशमी चोगा पहन रखा था, कमर पर पन्ना जड़ा बेल्ट और सोने से कड़े शाही जानवर के निशान थे। हाथ में हरे पन्ने की अंगूठी पहने हुए उसकी पूरी शख्सियत से रसूख और घमंड टपक रहा था। हालांकि उसकी आंखें सूजी हुई थीं और होंठ मोटे थे। चेहरा पीला और फूला हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे। वह साफ तौर पर किसी रईस बाप की आवारा और निकम्मी औलाद लग रहा था। ये तो ठाकुर हरिवंश का बेटा है। रास्ते में खड़े कुछ आम लोगों ने उसे पहचान लिया।
जयदेव सिंह यानी ठाकुर हरिवंश की हवेली का वारिस राजमाता का सबसे चहेता था। राजधानी में उसकी गुंडागर्दी चलती थी और कोई उसके मुंह लगने की हिम्मत नहीं करता था। लड़की का पीछा कर रहे नौकर तुरंत भागकर जयदेव के पास पहुंचे और चापलूसी करते हुए शिकायत करने लगे। कुंवर साहब, वह लड़की इसी तांगे में छिपी है। मालिक, ये तांगा कुछ अनजाना सा लगता है। हम कोई बड़ा बखेड़ा नहीं चाहते थे, इसलिए उसे दबोचने आगे नहीं बढ़े। असलियत तो ये थी कि वे सामने खड़े रोबीले अंगरक्षकों के खौफ से कांप रहे थे। कुंवर जयदेव ने तांगे को ऊपर से नीचे तक ताड़ा, फिर चारों अंगरक्षकों को तिरछी नज़र से देखकर घमंड में खर्राटे भरे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह तांगा किसका है, उस जलील लड़की को बाहर घसीटो। नौकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि गुस्ताखी एक अंगरक्षक गरजा, युवराज विक्रमदेव राजधानी लौट आए हैं, किसकी हिम्मत हुई जो यहाँ बदतमीजी करे। ये शब्द किसी बिजली के कड़कने जैसे थे। आसपास खड़े सभी लोग सन रह गए। युवराज विक्रमदेव। युवराज 5 साल पहले सेहत सुधारने के लिए राजधानी छोड़कर चले गए थे और लंबे समय से उनकी कोई खबर नहीं थी। क्या वे वाकई चुपचाप वापस लौट आए थे? तांगे के अंदर रुक्मिणी एक कोने से टिककर उस पुरुष को देख रही थी। वह इत्मीनान से रुमाल निकालकर अपनी उंगलियां पोंछ रहा था। उसने अभी अभी रुक्मिणी की गर्दन पकड़ी थी और जाहिर था कि उसे लड़की के जिस्म पर लगी धूल मिट्टी से घिन आ रही थी। रुक्मिणी की आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था। उसका शरीर अभी पूरी तरह ढला नहीं था। उसे अच्छी तरह पता था कि इस मुसीबत से निकलने के लिए उसे इस आदमी के रुतबे का इस्तेमाल करना ही होगा। अपने जी मिचलाने को दबाते हुए उसने कहा, यह सौदा तुम्हारे घाटे का नहीं है। आखिर तुम्हारी जान बहुत कीमती है। मेरे बिना तुम कुछ सालों से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे। ये दूसरी बार था जब उसने उसकी जान बचाने की बात कही थी। युवराज विक्रमदेव, विक्रम सिंह ने उसकी तरफ बेरुखी से देखा। पहले ये तो बताओ कि तुम्हें मेरी जान में ऐसा क्या खतरा दिख रहा है? जैसे ही वह बोला, रुक्मिणी अचानक चीते जैसी फुर्ती से उसकी तरफ झपटी, उसका कॉलर पकड़ा और एक ही झटके में खींच दिया। सर्र! विक्रम सिंह के चोगे का कॉलर फट गया, जिससे उसकी हंसली और सीने का एक हिस्सा उभर गया। उसकी पुतलियां गुस्से से सिकुड़ गईं और उसने एक बार फिर रुक्मिणी की पतली गर्दन दबोच ली। क्या तुम सच में मरना चाहती हो? लेकिन उसके दूधिया सफ़ेद सीने पर एक अजीब और भयानक काला निशान उभर आया था, मानो चमड़ी के नीचे कोई दरिंदा छुपा बैठा हो। रुक्मिणी ने अपनी उंगली से उस निशान को छुआ। वह काला निशान मानो जिंदा हो उठा। वह सिहरकर सिकुड़ा और उसका रंग तुरंत हल्का पड़ गया। खांसी खांसी, अब भी लगता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। भले ही उसकी गर्दन दबी हुई थी, लेकिन रुक्मिणी की आंखों में गजब का सुकून और आत्मविश्वास था। तभी बाहर से जयदेव सिंह का चिल्लाना सुनाई दिया। युवराज विक्रमदेव, में हवेली का कुंवर जयदेव सिंह हुआ। वह लड़की मेरी रखेल है, उसे चुपचाप मेरे हवाले कर दो। शुरुआत में युवराज का नाम सुनकर जयदेव थोड़ा चौंका जरूर था, लेकिन वह तुरंत संभल गया। बीच सड़क पर युवराज भी उससे उसकी औरत नहीं छीन सकते थे। अगर यह बात राजमाता तक पहुंचती तो वे उसी का पक्ष लेतीं। ये बात तो पूरा शहर जानता था कि राजमाता युवराज को फूटी आंख नहीं सुहाती थीं। क्या आप जैसा महान युवराज सचमुच मेरे घर की रखेल पर नियत खराब करेगा? जयदेव जोर से चिल्लाया और अपने नौकरों को इशारा किया। नौकरों का झुंड तुरंत आगे बढ़ा और चारों अंगरक्षकों का रास्ता रोक लिया। इसी बीच जयदेव खुद फुर्ती से आगे झुका और उसने तांगे का पर्दा एक झटके में हटा दिया। तांगे के अंदर का नज़ारा सबकी आंखों के सामने उजागर हो चुका था। गहरे बैंगनी रंग के रेशमी चोगे में लिपटा एक नौजवान नीचे की ओर झुका हुआ था और उसके स्याह काले बाल हल्के से नीचे ढलक रहे थे। लाल पोशाक पहने एक युवती उसकी आगोश में थी, जिसका एक हाथ युवराज के सीने पर टिका हुआ था। युवराज के कपड़े हल्के से खुले और बेतरतीब थे। पर्दा हटने से पहले का माहौल कुछ ऐसा लग रहा था मानो अंदर की नज़दीकियां बेहद गहरा चुकी हों, जिसे देखकर देखने वालों के दिल धड़क उठे और चेहरे शर्म से लाल हो गए। तेज नज़र वाले कुछ आम लोगों ने ये नज़ारा साफ देखा और उनके मुंह से आह निकल गई। ठहरो, क्या ये लड़की युवराज विक्रमदेव के तांगे में सिर्फ रासलीला रचाने के लिए चढ़ी थी? आखिर ये लड़की है कौन? सर्द की आवाज़ के साथ पर्दा दोबारा गिरा दिया गया। युवराज के अंगरक्षक ने जयदेव सिंह को लात मारकर दूर फेंक दिया था। हुजूर, हमें माफ़ करें। अंगरक्षक भी जो कुछ देखा उससे सन रह गया था। उसके हुजूर भला किसी को अपने इतने करीब कैसे आने दे सकते थे? जयदेव सिंह जमीन से उठ खड़ा हुआ। दर्द, बौखलाहट और नफरत से भरकर वह उछल उछल कर करारी आवाज़ में चीखने लगा, युवराज विक्रमदेव, आपने हद पार कर दी है। अपने आपने मेरी रखेल को हाथ लगाया, नीच, बेशर्म और निर्लज। तांगे के भीतर युवराज के चेहरे के भाव रहस्यमयी थे। उनकी गहरी नज़रें उस लड़की पर टिकी थीं जो अब तक पीछे हट चुकी थी। रखेल। तब तक रुक्मिणी अपने दिमाग में बिखरी हुई पुरानी यादों को पूरी तरह समेट चुकी थी। क्या इसकी इतनी औकात है? 6 महीने के लिए मुझे अपना जिस्म तुम्हें सौंपना होगा। युवराज की नज़र उसके वजूद पर एक पल के लिए ठहरी। रुक्मिणी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
हुस्न देखना बंद करो। बेहतर होगा कि इन 6 महीनों में तुम खुद को पाक साफ रखो। तुम्हारी जैसी हालत है, इस वक्त इस काम में पड़े तो सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। इतनी कमसिन लड़की और इतनी बेबाक बातें करने की हिम्मत। युवराज ने अपनी कमर पर लटके पन्ने के पेंडेंट को हल्के से सहलाया और उनकी नज़र फिर से उसके हाथ पर जा टिकी। जब थोड़ी देर पहले उसका हाथ उनके सीने पर टिका था तो वह भयानक काला साया सचमुच पीछे सिमट गया था और सालों से तड़पा रही बर्फीली ठंडक थोड़ी कम हुई थी। रुक्मिणी बिना झिझके शांत होकर उसे देखती रही। उसकी नज़रों में न डर था न झिझक। दोनों के बीच खामोश दिमागी जंग चल रही थी जिसमें दोनों बराबर नजर आ रहे थे। युवराज अचानक दबी आवाज में मुस्कुरा दिए। बस तुम्हारी इस हिम्मत के लिए अगले 6 महीने तुम मेरी छत्रछाया में रहोगी। बाहर से जयदेव की जली भुनी चीखें फिर से सुनाई देने लगीं। अंगरक्षकों ने उसे रोक रखा था, इसलिए वह आगे तो नहीं बढ़ पा रहा था, पर गाली गलौज पर उतर आया था। कमीनी गिड़गिड़ा कर माफी मांगने नीचे क्यों नहीं आती? अब तो तू दागी हो चुकी है, देखता हूँ मेरे सिवा अब तुझसे कौन शादी करेगा। अगर ताउम्र कुंवारी नहीं मरना चाहती तो अभी नीचे आ, मेरे जूते चाट और चुपचाप मेरी रखेल बनकर हवेली चल। रुक्मिणी ने बाहर खड़े आम लोगों की खुसफुसाहट सुन ली थी। अगर यह मामला तूल पकड़ता तो सचमुच उसकी साख मिट्टी में मिल जाती और उसकी जिंदगी तबाह हो जाती। जयदेव ठीक इसी बात का फायदा उठाकर उसे अपने साथ घसीट ले जाना चाहता था। लेकिन सवाल यह था कि शहर में कदम रखते ही जयदेव ने उसे अपना निशाना बना लिया था, यहाँ तक कि अगवा करने के लिए बग्घी भी तैयार रखी थी। उसे पूरा यकीन था कि रुक्मिणी के घर रुद्र परिवार में ही कोई न कोई भेदिया बैठा है। ऐसे माहौल में सीधे अपने घर जाना अपनी ही कब्र खोदने जैसा था। युवराज ने उसकी तरफ देखा। क्या अभी भी हाथ चलाने की ताकत बची है? बाहर जाकर उस कुत्ते को खुद सबक सिखाना चाहती हो? ठाकुर हरिवंश की हवेली क्या तुम संभाल लोगे? रुक्मिणी ने पलटकर पूछा। युवराज के होंठों पर घमंड भरी मुस्कान तैर गई। बस मारो, अगर वह मर भी जाए तो उसे मैं संभाल लूंगा। रुक्मिणी ने अचानक तांगे का पर्दा हटाया और बाहर निकल आई ताकि हर कोई उसकी सूरत साफ देख सके। बिखरे बाल, माथे पर बड़ा सा लाल गुमरा और सिर के पीछे जमा खून, वह पूरी तरह पस्त और जख्मी लग रही थी। जयदेव सिंघगवा तुमने किया और अब बड़ी बड़ी बातें करके मेरी साख बिगाड़ रहे हो। जरा खुद को आईने में देखो, पीला चेहरा, सूजी हुई चमड़ी और आंखों के नीचे काले घेरे, लगता है ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे पर मरूंगी? जयदेव ने रुक्मिणी को देखा और एक पल के लिए ठिठक गया। हालांकि उसके माथे पर चोट थी और कपड़े अस्त व्यस्त थे, फिर भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। वह बादामी चेहरा, चमकती आंखें, लाल होंठ, सुराहीदार गर्दन और सुडौल काया, वह बेइंतहा खूबसूरत थी। रुद्र परिवार की यह असली बेटी जो 10 सालों से देहात में पली बड़ी थी, वह इतनी हसीन हो सकती है? ये कहीं से भी देहाती लड़की नहीं लग रही थी। जयदेव का ज्यादातर गुस्सा उसकी खूबसूरती देखकर काफूर हो गया। उसकी लाचार और जख्मी हालत ने उसके रूप में एक अनोखी कशिश घोल दी थी जिससे जयदेव का खून हिलौरे लेने लगा। पर मैं तो तुझ पर मरता हूं ना, बस इतना काफी है। उसे याद आया कि किसी ने उसे क्या पट्टी पढ़ाई थी। अगर अगवा करते हुए पकड़ा जाओ तो ये झूठ बोल देना ताकि इसकी साख हमेशा के लिए खराब हो जाए और ये तुमसे कभी पीछा न छुड़ा सके। अरे तुझे तो बदमाशों ने अगवा किया था, मैंने तो तेरी जान बचाए। अगर मैं न होता तो वो गुंडे तेरी आबरू लूट चुके होते। तब तो तू रो रो कर कह रही थी कि जान बचाने का आसान चुकाने के लिए तू मुझसे शादी करना चाहती है। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पर मैं बड़े खानदान का हूं और मेरी सगाई हो चुकी है, मैं तुझसे शादी कैसे करता? तब तूने खुद कहा था कि अगर रखेल बनकर भी रहने को मिले तो मंजूर है। बस मुझे 3 बच्चे देने की जिद कर रही थी। अब मुकरने की कोशिश मत कर। तांगे के अंदर से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। रुक्मिणी ने पीछे मुड़कर देखा। वह आदमी होंठों पर उंगली रखे मजा ले रहा था। तमाशा देखने में मजा आ रहा है। जयदेव पूरी ताकत से चिल्लाया, युवराज विक्रमदेव सुना आपने? मैं दिलदार हूं, इसलिए जो हुआ उसे भूलने को तैयार हूं। पर आप इसकी तरफदारी मत कीजिए। इसे तुरंत तांगे से बाहर फेंकिए। इस लड़की के हुस्न की खातिर वह इस बात को नज़रअंदाज करने को तैयार था कि युवराज ने इसे अपनी बाहों में लिया था। क्यों, कुत्ते को मारने की ताकत खत्म हो गई क्या? युवराज ने रुक्मिणी को देखते हुए अपनी भौहें उचकाईं। रुक्मिणी को उसकी आंखों में साफ साफ तंज दिखाई दिया। शायद वह देखना चाहता था कि क्या उसमें सचमुच ठाकुर के वारिस पर हाथ उठाने का जिगरा है। वह ये भी देखना चाहता था कि क्या उसमें जयदेव को जमीन पर चटाने की काबिलियत है या नहीं। अगर उसे अभी तांगे से बाहर फेंक दिया जाता तो वह दर्द से वहीं बेहोश हो जाती। रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया और कोचवान के हाथ से चाबुक झपट लिया। तांगे के पायदान पर खड़े होकर उसने चाबुक हवा में लहराया और पूरी ताकत से जयदेव की तरफ दे मारा। सन्नाटा चीरती आवाज, सर्र फट। हवा को काटती चाबुक की आवाज ने रोंगटे खड़े कर दिए। जयदेव की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह दहशत में चीखा, तेरी यह हिम्मत, तू मुझ पर हाथ उठाएगी?
मरना चाहती है क्या? आह! चाबुक सीधे उसके कंधे पर पड़ा। वार इतना जोरदार था कि उसका कंधा ढह गया और वह छिटक कर जमीन पर जा गिरा। इंसान बनने के बजाय कुत्ते से भी बदतर हरकतें करते हो, मार तो तुम्हें ही पड़नी चाहिए। रुक्मिणी के हाथ का चाबुक फिर हवा में लहराया और कड़कड़ा कर बरसा। हर वार सीधे जयदेव पर पड़ता और उसकी चीखें गली में गूंज उठतीं। तू मरेगी मेरे हाथों। आह! ओ आलसियों, क्या मर गए हो सब? कुछ करते क्यों नहीं? जयदेव सिर पकड़कर अपने नौकरों पर दहाड़ा। शिवपाल तांगे के भीतर से युवराज की आवाज गूंजी। जो भी आगे बढ़े उसकी गर्दन उड़ा दो। अंगरक्षक शिवपाल ने गंभीरता से कहा, जो आ गया हुजूर। हवेली के नौकरों की तुरंत हवा निकल गई और किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। फट फट फट, रुक्मिणी के ताबड़तोड़ चाबुक ने जयदेव के आंसू निकाल दिए। वह जमीन पर तड़प रहा था, उठने की हिम्मत नहीं बची थी, मानो आज ही मर जाएगा। तू रुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर रुक्मिणी की आंखें गहरी हो गईं। बदला लेने की धमकी? युवराज ने तो उसे बचाने का वादा किया ही था। तुमने अभी देखा ना, युवराज और मैं बहुत पहले से एक दूसरे के प्यार में हैं और हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। युवराज मेरे मंगेतर हैं, अगर मुझसे उलझने की सोची तो अंजाम सोच लेना। सन्नाटा फिर गूंज। आसपास खड़े लोगों की आंखें बाहर आ गईं, कुछ लोग तो चौंक कर चिल्ला उठे। युवराज के अंगरक्षक हैं? मंगेतर? जयदेव के मुंह से खून का फुआरा छूटा और वह बेहोश हो गया। युवराज की आंखों में बर्फीला गुस्सा तैर गया। वे अभी कुछ बोलने ही वाले थे कि रुक्मिणी ने चाबुक वापस शिवपाल की तरफ फेंका, पीछे मुड़ी और सीधे युवराज की आगोश में ढह गई। वह बेहोश हो चुकी थी। युवराज विक्रमदेव, चलो, उन्होंने भारी आवाज में हुक्म दिया। तांगा तुरंत हवा से बातें करता हुआ निकल गया। इसके बाद ही हवेली के नौकर रोते धोते जयदेव को उठाने के लिए आगे बढ़े। कुंवर साहब होश में आइए, सब बर्बाद हो गया था। क्या कुंवर साहब सचमुच पिट कर मर गए थे? ढलते सूरज की ओर देखते हुए कोचवान और अंगरक्षक शिवपाल ने पूछा। आज जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद अगर वे इस लड़की को रात बिताने के लिए युवराज की हवेली ले गए तो? हालांकि अब तांगे के भीतर से उस लड़की की कोई आवाज नहीं आ रही थी। कहीं युवराज ने उसका गला घोंटकर उसे मार तो नहीं डाला? क्या अब उसे किसी लाश का ठिकाना लगाना पड़ेगा? शिवपाल के दिमाग में उलझनों का बवंडर चल रहा था। काफी देर बाद आखिरकार उसे अपने मालिक की गंभीर आवाज सुनाई दी। रुद्र निवास चलो, जो हुक्म। कुछ पलों की खामोशी के बाद युवराज विक्रमदेव की आवाज एक बार फिर गूंजी। वैद्यराज जी को भी वहीं पहुंचने का संदेश भिजवा दो। रुद्र निवास। दासी चंपा अपना घाघरा संभाले बदहवास भागती हुई आई। उसकी आवाज उसकी पहुंच से पहले ही हॉल में गूंज उठी। बिटिया रानी, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। रुद्र निवास की बड़ी बेटी राधिका चौंक गई। हाथ में पकड़ी सुई सीधे उसकी उंगली में चुभ गई और खून की एक चमकदार लाल बूंद छलक आई। उसके दिल में अनहोनी की आशंका जाग उठी। बात बात पर इतना चीखती क्यों है? किसका अनर्थ हो गया? राधिका ने भीतर घुसी चंपा को घूरते हुए डांटा। वो बड़ी बिटिया रानी वापस आ गई है। चंपा हंसते हुए हकलाने लगी। किसे बड़ी बिटिया कह रही है तू? राधिका अचानक खड़ी हो गई, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस रुद्र निवास में बड़ी बिटिया सिर्फ मैं हूं। चंपा उसका खूंखार चेहरा देखकर सहम गई और फुर्ती से अपनी बात सुधारी। दासी से गलती हो गई मालकिन। मेरी मुराद छोटी बिटिया से थी। छोटी बिटिया वापस आ गई हैं। वह इस वक्त कैसे वापस आ सकती है? राधिका हैरानी से चिल्ला उठी। ये सच है मालकिन। मालिक और मालकिन दोनों खुद दीवान एक खास में उनका स्वागत करने पहुंचे हैं। मेरे माता पिता को खुद उसका स्वागत करना पड़ रहा है। उसकी इतनी हिम्मत? राधिका ने गुस्से में अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाया। मैं खुद चलकर देखती हूँ। वह तुरंत दरवाजे की तरफ लपकी। बिटिया रानी, रुकिए तो सही। छोटी बिटिया को युवराज विक्रमदेव खुद छोड़कर गए हैं। चंपा तेजी से उसके पीछे भागी। रुद्र निवास, दीवान एक खास। रामानंद की उम्र करीब 40 साल थी। वे दिखने में रोबीले, सुंदर और शरीफ घराने के संभ्रांत सज्जन लगते थे। उनकी पत्नी श्रीमती अन्नपूर्णा गहनों से लदी हुई थीं और भड़कीले कपड़ों में ढली 30-32 साल से ज्यादा की नहीं लगती थीं। वे दोनों अंगरक्षक शिवपाल को देखकर अजीब असमंजस में पड़े थे। युवक, तुम ये कहना चाहते हो कि युवराज विक्रमदेव मेरी बेटी को वापस छोड़कर गए हैं? क्या वह बाहर मुख्य द्वार पर है? शिवपाल के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जी हाँ। क्या सुश्री रुक्मिणी आपकी ही बेटी हैं? रामानंद का दिल एक पल को धक से रह गया। हाँ, वही मेरी कुलटा बेटी है। कहाँ है वह? सुश्री रुक्मिणी की तबीयत ठीक नहीं है। मेहरबानी करके 2 लोगों को भेजकर उन्हें सहारा देकर अंदर बुलवा लीजिए। अन्नपूर्णा की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वह मुख्य द्वार तक पहुंच चुकी है और खुद चलकर अंदर नहीं आ सकती। उसे सहारे की जरूरत है। देहात में पली बड़ी लड़की इतनी नज़ाकत कब से दिखाने लगी? ये तो हद ही हो गई। शिवपाल ने अन्नपूर्णा पर एक तिरछी नज़र डाली। उसके मन में ख्याल आया कि रुक्मिणी दूर दूर तक इस महिला जैसी नहीं लगती।
रामानंद ने दबी आवाज में अपनी पत्नी को झिड़का, चीख क्यों रही हो? क्या तुमने सुना नहीं कि युवराज खुद उसे छोड़कर गए हैं? उन्होंने तुरंत 2 नौकरों को आवाज दी और अपना चोगा ठीक किया। चलो, चलकर युवराज का स्वागत करते हैं। शिवपाल ने उन्हें रोक दिया और दोनों पुरुष नौकरों को घूर कर देखा। मालिक रामानंद, क्या आपका इरादा इन 2 मर्दों से सुश्री रुक्मिणी को उठवाने का है? 2 पुरुष एक कुंवारी लड़की को सहारा देंगे? क्या रामानंद जी का दिमाग ठिकाने था? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। युवराज के वापस लौटने की खबर सुनकर मेरा तो दिमाग ही कुंद हो गया था। सुनती हो, जल्दी से 2 दासियों को भेजो। रामानंद को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। कितने नखरे हैं इसके, मुझे तो लगता है कि यह कोई चाल चल रही है ताकि हम सब खुद बाहर जाकर इसका स्वागत करें। अन्नपूर्णा दांत पीसते हुए बुदबुदाई। घर के सभी लोग मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़े। राधिका भी पीछे पीछे आ पहुंची और तुरंत अन्नपूर्णा का हाथ थाम लिया। माँ, क्या सच में युवराज विक्रमदेव ही रुक्मिणी को छोड़ने आए हैं? वे युवराज से ज्यादा वाकिफ नहीं थे, लेकिन राधिका अच्छी तरह जानती थी कि प्रधानमंत्री की बेटी अवनी बचपन से ही युवराज विक्रमदेव पर मरती थी। अवनी राजधानी की सबसे नामचीन और कुलीन युवतियों की अगुवा थी। जिस पुरुष पर उसकी नज़र थी, वह यकीनन कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता था। न जाने इस देहाती ने उन पर क्या जादू टोना कर दिया। देहात की परवरिश ही ऐसी होती है, न तमीज़ न शर्म। अन्नपूर्णा ने दांत पीसे। वे मुख्य द्वार पर पहुंचे और सामने खड़े सादे पर भव्य तांगे को देखा। रामानंद को परख थी। हालांकि तांगा बाहर से बहुत सादा दिख रहा था, लेकिन वह बेहद मजबूत और विशाल था। उसमें इस्तेमाल की गई लकड़ी बेहतरीन किस्म की थी और उसमें जुता घोड़ा एक दुर्लभ, आला नस्ल का अरबी घोड़ा था। रामानंद ने तुरंत अपना घमंड दरकिनार किया और झुककर प्रणाम किया। ये तुच्छ सेवक रामानंद, युवराज विक्रमदेव को प्रणाम करता है। राजधानी में आपके आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। भले ही वे तांगे के पर्दे के पीछे छिपे इंसान को देख नहीं पा रहे थे, पर युवराज का नाम चुराने की हिम्मत भला किसमें हो सकती थी। तांगे के भीतर युवराज अपनी आगोश में पड़ी बेसुध लड़की को देख रहे थे। उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाई और उसके सूजे हुए माथे पर हल्का सा धक्का दिया। वह टस से मज नहीं हुई, बस धक्का लगने से उसका सिर थोड़ा सा हिल गया। मालिक रामानंद, आपने बड़ी ही बेबाक और निडर बेटी को जन्म दिया है। वह आवाज़ तांगे के अंदर से किसी रेशमी झोंके की तरह निकली और सीधे राधिका के दिल को छू गई। उसने उत्सुकता से अपनी आंखें बड़ी की और तांगे की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगी। क्या ये युवराज विक्रमदेव की आवाज़ है? सुनने में कितनी मधुर और प्रभावशाली है। हालांकि रामानंद के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। क्या युवराज के इन शब्दों का मतलब ये था कि वे उसे सजा देना चाहते हैं? रुक्मिणी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था? वे घबरा गए। युवराज विक्रमदेव कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे जिनसे उलझा जा सके। हुजूर, मेरी यह बेटी बचपन से ही गांव देहात में पली बड़ी है। इसकी आदतें गंवारू हैं और यह बिना सोचे समझे कुछ भी बक देती है। अगर इसने हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी की हो तो आप इसे जो चाहें सजा दे सकते हैं। युवराज ने उस बेसुध पड़ी लड़की को देखा और होठों पर एक तंजिया मुस्कान तैर गई। साफ दिख रहा था कि बाप को इसकी कोई परवाह नहीं थी और माँ के दिल में इसके लिए रत्ती भर प्यार नहीं था। बिना ये जाने कि हुआ क्या है, उन्होंने अपनी ही औलाद पर गुनाह मढ़ दिया था। युवराज ने एक हल्की सी हंसी के साथ लड़की को बाहर धकेल दिया। वैद्यराज जी थोड़ी देर में इसकी चोटों का इलाज करने आएंगे। इसके होश में आने से पहले इसका अच्छी तरह ख्याल रखना। आखिरकार वह उनकी मंगेतर जो ठहराई गई थी। जब वह होश में आएगी तो वे इस सगाई के बारे में उससे तसल्ली से बात करेंगे। शिवपाल ने इशारा किया और 2 दासियों ने आगे बढ़कर रुक्मिणी को संभाला। रुक्मिणी को जैसे ही नीचे उतारा गया, वह पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। दोनों दासियों ने दांत पीसकर किसी तरह उसे संभाला। अन्नपूर्णा और राधिका दोनों नफरत और हैरानी से उसे घूरने लगीं। रामानंद ने भी उस पर एक नज़र डाली। उफ, इसकी इतनी दुर्गति! क्या इसे युवराज ने पीटा था? आधा मार मार कर अधमरा कर दिया, फिर इलाज के लिए घर भेज दिया ताकि होश में आते ही दोबारा पीटा जा सके। उस एक पल में रामानंद को लगा कि उन्होंने युवराज की मानसिकता को समझ लिया है। यह इंसान बेहद क्रूर, हिंसक और बेरहम है। जी हुजूर, ये सेवक इसका पूरा ख्याल रखेगा, रामानंद ने हड़बड़ाते हुए कहा। अरे मूर्खों, छोटी बिटिया को अंदर क्यों नहीं ले जा रही हो? तांगा मुड़ा और तेजी से रवाना हो गया। मुंशी जी, किसी को दरवाजे पर वैद्यराज जी के इंतजार में खड़ा करो, रामानंद ने मुंशी को हुक्म दिया। स्वामी, जब युवराज ने ही इसे मार मार कर यह हाल किया है तो फिर वैद्यराज जी को इलाज के लिए क्यों भेजा? वैद्यराज जी कोई ऐसे वैसे हकीम तो हैं नहीं जिन्हें कोई भी एरा गैरा बुला ले। अन्नपूर्णा के मन में जलन की आग भड़क उठी। वैद्यराज जी राजमहल के भूतपूर्व शाही चिकित्सक थे। वे पूर्व सम्राट के बचपन के साथी थे और यहाँ तक कि वर्तमान राजा भी उनका आदर करते थे। उनका वैद्यकीय ज्ञान बेमिसाल था, लेकिन ढलती उम्र के कारण वे अब किसी के घर इलाज करने नहीं जाते थे।
अन्नपूर्णा ने पहले भी कीमती तोहफे भेजकर उन्हें बुलाने की कोशिश की थी, पर उन्हें चौखट से ही लौटा दिया गया था। और आज वही वैद्यराज जी खुद चलकर इस रुक्मिणी का इलाज करने आ रहे थे। इस लड़की की इतनी औकात। युवराज चाहते हैं कि यह ठीक हो जाए ताकि वे इसे और सख्त सजा दे सकें। रुक्मिणी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, रामानंद ने गंभीर चेहरे से कहा। राधिका की आंखों में एक शातिर चमक आए। पिताजी, मैं बहन के कमरे में जाकर देखती हूँ और पता लगाती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। हम उसकी बेवकूफ़ी की सजा पूरे परिवार को भुगतने नहीं दे सकते। राधिका ही मेरी समझदार और समझी बूझी बेटी है। ठीक है, तू ही इसे देख, रामानंद ने राहत की सांस लेते हुए कहा। और उधर कमरे में रुक्मिणी के बेसुध चेहरे पर ठंडे पानी की एक पूरी बाल्टी उड़ेल दी गई। जब रुक्मिणी की आंखें खुलीं तो उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी ठुड्डी को जोर से जकड़ रखा है। उसका चेहरा ऊपर की ओर उठा हुआ था। राधिका उसके चेहरे को घूर रही थी। माथे की चोट और पूरे मुंह पर बिखरे पानी के बावजूद रुक्मिणी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखकर राधिका के दिल में ईर्ष्या की कड़वाहट भराई, मानो उसने कोई कच्ची अमिया चबा ली हो। दीदी ने तो वाकई कमाल ही कर दिया। रुक्मिणी ने झटका देकर उसका हाथ परे झटक दिया और पूरे कमरे का जायजा लिया। यह एक संकरा और तंग कमरा था जिसमें बेहद पुराना और घिसा पिटा सामान रखा था। लकड़ी का पलंग उधरते हुए पेंट वाला था और उस पर लटके पर्दों का रंग उड़ चुका था। कमरे में एक छोटी गोल मेज और 4 पुरानी टूटी सी गोल स्टूलें पड़ी थीं। ये जगह किसी भी सूरत में युवराज विक्रमदेव की हवेली नहीं हो सकती थी। किसी युवराज का महल इतना खस्ताहाल कैसे हो सकता है? सामने खड़ी लड़की के मुंह से दीदी शब्द सुनते ही रुक्मिणी समझ गई कि यह निश्चित रूप से रुद्र निवास ही है। क्या युवराज मुझे यहाँ छोड़ गए? उसने हाथ बढ़ाकर चेहरे का पानी पोंछते हुए पूछा। क्या ये पानी तुमने उड़ेला था? राधिका को उम्मीद नहीं थी कि होश में आने पर रुक्मिणी इतनी शांत प्रतिक्रिया देगी। वह अनजाने में बोल पड़ी, हाँ मैंने ही उड़ेला। तो क्या? समझ गई। रुक्मिणी ने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से राधिका के चेहरे पर दे मारा। चेताक! थप्पड़ सीधे राधिका के गाल पर पड़ा और उसकी जोरदार आवाज कमरे में गूंज उठी। राधिका उस वार से सन्न रह गई। जब तक उसे होश आया उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह अविश्वास से चिल्ला उठी, रुक्मिणी, तुम्हारी यह हिम्मत जो तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। दासी चंपा भी फटी आंखों से ये सब देख रही थी। गांव देहात से जो चिट्ठियां आती थीं उनमें तो यही लिखा होता था कि रुक्मिणी का स्वभाव सालों में बहुत खराब हो चुका है। वह किसी मूक गूंगे की तरह चुप रहती है, उसमें कोई तेवर नहीं है, कभी मुस्कुराती नहीं और बस 2 वक्त की रोटी के लिए चुपचाप खत्ती रहती है। वे तो कहते थे कि वह राजधानी आते ही घबरा जाएगी, यहाँ के माहौल में ढल नहीं पाएगी, देहाती लड़कियों की तरह गर्दन झुकाकर रहेगी और किसी से नज़र मिलाने की भी हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन सामने खड़ी रुक्मिणी, भले ही वह इस वक्त थोड़ी अस्त व्यस्त और लाचार दिख रही थी, चिट्ठियों में लिखी बातों से जरा भी मेल नहीं खाती थी। चंपा खुद को रोक न सकी और राधिका की आस्तीन खींचते हुए फुसफुसाकर बोली, बड़ी बिटिया रानी, कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही? क्या ये सचमुच छोटी बिटिया ही हैं? ये सवाल सुनकर राधिका का दिल भी एक पल को दहल गया। उसने एक लंबी सांस ली और अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की। थप्पड़ पड़े गाल को सहलाते हुए उसने रुक्मिणी को घूर कर देखा। सच सच बता, तू रुक्मिणी ही है ना? क्यों, क्या अब रुद्र निवास में कोई मुझे पहचानता भी नहीं? रुक्मिणी कुर्सी पर बैठ गई। उसने हाथ पीछे ले जाकर अपने सिर के जख्म को छुआ और माथे पर बल पड़ गए। होश खोने के बाद वह पूरे रास्ते तांगे में युवराज के साथ ही रही होगी। उनकी दैवीय बैंगनी आभा से थोड़ी ऊर्जा मिलने के कारण अब उसका शरीर थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। लेकिन उस आदमी ने उसके सिर के जख्म का इलाज कराए बिना उसे यूं ही रुद्र निवास में पटक दिया। क्या ये गैर जिम्मेदारी नहीं थी? रुक्मिणी ने अपने मन में युवराज के अंकों में से 2 अंक काट लिए। युवराज का रूप, रंग और कद काठी अव्वल दर्जे की थी, 100 में से 100। पर उनका मिजाज बर्फीला और आंखों में खूंखार नीयत थी, इसलिए 10 अंक कट गए। अब बिना इलाज कराए रुद्र निवास में छोड़ देना, 10 अंक और कट गए। अब सिर्फ 80 अंक बचे हैं। राधिका दांत पीसकर रुक्मिणी को घूरती रही। हालात ऐसे हो चुके थे, फिर भी ये लड़की इतनी बेफिक्र और शांत कैसे बैठ सकती थी? तुझे 6 साल की उम्र में गांव भेज दिया गया था। तू बचपन से अब पूरी बदल चुकी है। भला कौन पहचान पाएगा? तो 10 सालों तक मुझे लावारिस छोड़कर एक बार भी हाल ना पूछना, क्या तुम्हारी नज़र में ये सही था? रुक्मिणी के मुंह से यह बात सुनते ही राधिका को उसके असली होने का यकीन हो गया। वैसे भी रुद्र निवास की इस अभागी और उपेक्षित बेटी का झूठा नाटक रचने की बेवकूफ़ी भला कौन करेगा? राधिका को अपने पिता से किया वह वादा याद आया कि वह सब कुछ साफ साफ पता करके आएगी। उसने एक बार फिर गहरी सांस ली और थप्पड़ का जहर पी गई। पिताजी और माँ ने तो तुम्हें लेने के लिए अपनी बग्घी भेजी थी। तुम युवराज विक्रमदेव के तांगे में कैसे पहुंची? रुक्मिणी को चक्कर आ रहे थे, इसलिए वह चुप रही।
उसकी हालत देखकर राधिका के दिमाग में एक घटिया ख्याल आया। दीदी, कहीं रास्ते में डाकुओं ने तुम्हें घेर तो नहीं लिया था? उसने नाटक करते हुए अपना मुंह ढका और जोर से सांस खींची। हे भगवान, क्या ये सिर की चोट उन्हीं डाकुओं ने दी है? उन्होंने तुम्हें और कहाँ कहाँ छुआ? दीदी, क्या तुम्हारे शरीर पर कोई और जख्म भी हैं? रुक्मिणी ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर साफ झलकती नीचता उसे साफ दिखाई दे रही थी। तुम कहना क्या चाहती हो? दीदी, अगर ऐसा कुछ बुरा हुआ है तो साफ बता दो, मैं अभी पिताजी के पास जाऊंगी और उन डाकुओं को ढूंढकर तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। रुक्मिणी खुद को रोक न सकी और हल्की सी हंसी हंस दी। क्या तुम ये पूछना चाहती हो कि मेरी आबरू लुट गई या नहीं? उफ, उसने इतना साफ साफ बोल दिया। राधिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह दिल ही दिल में यही दुआ मान रही थी कि काश ऐसा ही हुआ हो। तुम्हें निराश करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर मैं पूरी तरह ठीक हूँ और तुमसे कहीं ज्यादा पवित्र हूँ, रुक्मिणी ने ठंडे स्वर में कहा। अगर उसका शरीर इतना कमज़ोर न होता तो वह कब का राधिका को लात मारकर कमरे से बाहर फेंक चुकी होती। दीदी, ऐसी बातें छिपाई नहीं जाती। अगर सचमुच किसी ने तुम्हारी आबरू से खिलवाड़ किया है तो हमें तुरंत काढ़ा बनाना होगा, वरना अगर कहीं तुम किसी डाकू के बच्चे की मां बन गई तो समाज तुम्हें ताल में डुबोकर मार डालेगा। राधिका, वैद्यराज जी पधार चुके हैं। क्या तुम्हारी बहन को होश आया? दरवाजे के बाहर से अन्नपूर्णा की आवाज़ गूंजी। राधिका चौंक गई। वैद्यराज जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? माँ, वैद्यराज जी को अंदर ले आइए। दीदी को होश आ गया है। रामानंद और अन्नपूर्णा कमरे में दाखिल हुए। उनके साथ सफ़ेद बालों और सफ़ेद दाढ़ी वाले एक वृद्ध भी थे। रुक्मिणी की नज़र उन तीनों पर पड़ी। रामानंद और अन्नपूर्णा उसकी पुरानी यादों से ज़्यादा अलग नहीं दिख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे राजधानी की ऐशो आराम की जिंदगी ने उन्हें बूढ़ा होने ही नहीं दिया था। वे बेहद सफल, अमीर और निश्चिंत लग रहे थे। जैसे ही वे वृद्ध कमरे में आए, रुक्मिणी की नाक में जड़ी बूटियों की एक भीनी भीनी खुशबू पहुंची। वे यकीनन एक वैद्य थे। हालांकि उन वृद्ध के माथे के पास गहरे भूरे रंग की एक धुंधली सी प्रेत छाया धीरे धीरे मंडरा रही थी। रुक्मिणी की नज़रें पैनी हो गईं और वह सीधे वैद्यराज जी को घूरने लगी। वैद्यराज जी ने कमरे में कदम रखते ही रुक्मिणी को देखा। उस लड़के विक्रम सिंह युवराज ने हवेली पहुंचने से पहले ही उन्हें रास्ते से उठवाकर यहां भेजा था। जाहिर है कि यह लड़की कोई आम देहाती लड़की नहीं हो सकती थी। अब उसे सामने देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उनका सोचना सही था। इस लड़की की आंखें गजब की खूबसूरत और जीवंत थीं। कहा गया था कि इसे बहुत गंभीर चोटें आई हैं, तो फिर यह बिस्तर पर क्यों नहीं लेटी? वैद्यराज जी ने गंभीर आवाज में सवाल किया। अन्नपूर्णा ने तुरंत राधिका को इशारा किया। राधिका का वैद्यराज जी को प्रणाम। उसने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान सजाए और वैद्यराज जी के आगे आदर से झुक गई। पर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब वैद्यराज जी ने उसे रत्ती भर भाव नहीं दिया। ऐसे मौके पर शिष्टाचार दिखाने का क्या तुक है? मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ। रुक्मिणी वैद्यराज जी को नहीं जानती थी, लेकिन परिवार वालों का रवैया देखकर वह ताड़ गई कि यह कोई आम वैद्य नहीं है, इन्हें जरूर युवराज ने ही भेजा होगा। तो वह मेरे लिए वैद्य को भेजना नहीं भूला। उसके 5 अंक वापस दिए जाते हैं। वैद्यराज जी, मैं तो दीदी को बिस्तर पर लेटने के लिए ही मना रही थी, पर लगता है किसी सदमे के कारण इनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। ये हंगामा कर रही हैं और किसी को पास नहीं आने दे रही। क्या इनके साथ कोई अनहोनी हो गई है? राधिका की आवाज़ में झूठी चिंता झलक रही थी। वैद्यराज जी का चेहरा सख्त हो गया। अन्नपूर्णा की आंखें मटकने लगी और वह तुरंत रोने धोने का नाटक करते हुए रुक्मिणी की तरफ लपकी। मेरी अभागी बच्ची, अब जब तेरे साथ ऐसा घिनौना हादसा हो ही चुका है तो कल को तेरा रिश्ता कहाँ तय होगा? तू समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक कैसे रहेगी? क्या यह उसकी आबरू पर कीचड़ उछालने की एक साजिश थी? जैसे ही अन्नपूर्णा झूठे आंसू बहाते हुए उसकी तरफ लपकी, रुक्मिणी की नज़रें बर्फीली हो गईं। उसने मेज पर रखा खाली कटोरा उठाया और अन्नपूर्णा पर दे मारा। अन्नपूर्णा डर के मारे घबरा गई और खुद को बचाने के लिए फुर्ती से घूमी। तभी एक तेज चटाक की आवाज़ आई। हाय मेरी कमर लचक गई, चीख उठी और दासियों को सहारा देने के लिए पुकारने लगी। रामानंद गुस्से से तिलमिला उठे और रुक्मिणी की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाए, कुलटा लड़की, तेरी यह हिम्मत कि तू अपनी माँ पर वार करे? क्या मेरी माँ बहुत पहले नहीं मर चुकी? जो औरत दूसरों के टुकड़ों पर पलने आए और आपके बिस्तर पर रेंग कर पहुंच गई, क्या वह मेरी माँ कहलाने के लायक है? रुक्मिणी ने सपाट चेहरे से पूछा। रामानंद का रंग पल भर में उड़ गया। अन्नपूर्णा सन रह गई। वह अविश्वास से रुक्मिणी को देखने लगी, फिर तुरंत अपना चेहरा ढका और दहाड़े मारकर रोने लगी। स्वामी, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। हाय, यह रुक्मिणी मुझ पर ऐसा नीच लांछन कैसे लगा सकती है? रामानंद ने उसे संभाला और रुक्मिणी को घूर कर देखा। देहात में पली बड़ी होने के कारण तू पूरी तरह गंवार और बेअदब हो चुकी है। अगले कुछ दिनों तक तू खनकार खनकार। एक तरफ से 2 बार खांसने की आवाज़ आई।
रामानंद तुरंत होश में आए। वैद्यराज जी अभी भी यहीं मौजूद थे। वे किसी बाहरी व्यक्ति के सामने अपने घर का तमाशा कैसे बनने दे सकते थे। उन्होंने खुद को शांत किया और वैद्यराज जी से माफ़ी मांगते हुए कहा, वैद्यराज जी, आज आपको हमारे घर का कितना शर्मनाक नज़ारा देखना पड़ा। मेरी यह नालायक बेटी गांव में पली बड़ी है और आज ही लौटी है। इसके बोल वचन गंवारू हैं, इसने आपको ठेस पहुंचाई। कृपया हमें माफ़ कर दें। वैद्यराज जी की सफ़ेद दाढ़ी हिली। मैं यहाँ युवराज विक्रमदेव के हुक्म से सुश्री रुक्मिणी का इलाज करने आया हूँ, आपके घर का नाटक देखने नहीं। जी जी बिल्कुल। वैद्यराज जी, कृपया इसे देखिए। स्वामी, मेरी कमर में बहुत जोर का बल पड़ गया है। क्या वैद्यराज जी पहले मुझे देख सकते हैं? बहुत मीठा मीठा दर्द हो रहा है। अन्नपूर्णा ने कमर पकड़े पकड़े रामानंद के कान में फुसफुसाया। थोड़ा सब्र रखो, रामानंद ने तल्ख लहजे में कहा। वैद्यराज जी इस समय युवराज विक्रमदेव का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वैद्यराज जी चलकर रुक्मिणी के पास पहुंचे। लाओ, मैं तुम्हारी चोट देखूं। शुक्रिया। रुक्मिणी के माथे की सूजन देखकर वैद्यराज जी के चेहरे का रंग बदल गया, और जब उन्होंने उसके सिर के पिछले हिस्से का जख्म देखा तो वे और भी हैरान रह गए। ये तो अनहोनी तिकुंद हथियार से लगे इतने भयानक वार से खून उसके बालों और कॉलर के पिछले हिस्से में समा चुका था। जख्म इतना गहरा था, फिर भी ये लड़की जिंदा थी। वैद्यराज जी ने सिर के पिछले हिस्से में ऐसी गंभीर चोट खाने वाले लोगों को मौके पर ही दम तोड़ते देखा था। पर सामने रुक्मिणी भली भांति बैठी थी, यहाँ तक कि उसके माथे का वह बड़ा सा गुमड़ा भी किसी आम इंसान को बेसुध करने के लिए काफ़ी था। उन्होंने रुक्मिणी की नब्ज़ थामी। वह बेहद मध्यम, लगभग न के बराबर चल रही थी। ये नब्ज़ चोट की गंभीरता से पूरी तरह मेल खाती थी। इसे जानलेवा होना चाहिए था, फिर भी यह जिंदा थी। अजीब है, बेहद अजीब। वैद्यराज जी बुदबुदाए और फिर से जांचने के लिए उसका दूसरा हाथ थामा, पर नतीजा वही रहा। वे फटी आंखों से रुक्मिणी को देखने लगे। ऐसी गिरती नब्ज़ के साथ अगर वह मरी भी नहीं थी तो उसे कब का बेहोश हो जाना चाहिए था। वह इतनी मुस्तैदी और होश में यहाँ कैसे बैठी थी? अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी है और दर्द हो रहा है, रुक्मिणी ने कहा। वैद्यराज जी ने तुरंत अपने शिष्य को जड़ी बूटियों का बक्सा खोलने का इशारा किया। उनकी उंगलियां तेजी से चलने लगीं। लड़की इतनी बुरी तरह जख्मी थी, फिर भी इस रुद्र परिवार के लोग आपस में लड़ रहे थे और इसे कोसने में व्यस्त थे। उन्होंने आज सचमुच दुनिया का एक नया रंग देखा था। इस लड़की की किस्मत कितनी बुरी थी कि इसे ऐसा सगा बाप मिला। जाओ, एक तसला गर्म पानी लेकर आओ। वैद्यराज जी का लहजा रुद्र परिवार के प्रति चिड़चिड़ा हो गया। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि इसका कितना खून बह चुका है? रामानंद नजदीक आए और नज़ारा देखते ही उनके मुंह से आह निकल गई। रुक्मिणी के सिर पर घने काले बालों की घटा फैली थी, इसलिए उन्होंने पहले उस खून पर ध्यान नहीं दिया था। इसे ये चोट कैसे लगी? वे घूमकर अन्नपूर्णा से बोले, क्या मैंने इसे लाने के लिए बंदे नहीं भेजे थे? वे कहाँ हैं? अन्नपूर्णा अपनी कमर थामे सिसकुठी। स्वामी, मुझे नहीं पता। मैंने तो सारा बंदोबस्त ठीक किया था। रास्ते में क्या अनहोनी हो गई, किसे पता? वैद्यराज जी ने रुक्मिणी की नब्ज़ दोबारा जांची और उसके सिर के जख्म का मुआयना किया। उनके माथे पर ऐसी सल्टें पड़ गईं मानो कोई मक्खी भी उसमें पिस जाए। मेरे पास खून का दौरा बढ़ाने और थक्के घोलने का एक लेप है, पर इसका असर बहुत तीखा होता है और लगाते समय असहनीय जलन होगी। क्या तुम इसे बर्दाश्त कर पाओगी? ये दवा उन्होंने खुद तैयार की थी, जो आमतौर पर जंगलों में लड़ने वाले कठोर योद्धाओं और सिपाहियों के लिए इस्तेमाल होती थी। ये बेहद असरदार थी, पर इसका दर्द इतना भयानक होता था कि बड़े बड़े शूरवीर छटपटा उठते थे। मैं बर्दाश्त कर लूंगी, रुक्मिणी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। वैद्यराज जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इतनी गहरी चोट के साथ वह पहले से ही भयानक दर्द सह रही होगी, फिर भी उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। क्या इस लड़की की दर्द सहने की शक्ति खत्म हो चुकी थी? वैद्यराज जी ने लेप लगाया और फिर सफ़ेद सूती पट्टी से जख्म पर कसकरती बांध दी। तुम्हारे सिर पर गहरा वार हुआ है और अंदर खून का थक्का जमा है या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। याद रखना, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें बिस्तर पर ही आराम करना होगा। उठते समय धीरे धीरे हिलना डुलना। अगर कोई भी तकलीफ महसूस हो तो तुरंत वैद्य को बुलाना। अब मैं तुम्हें सुई चिकित्सा एक्यूपंक्चर दूंगा ताकि तुम्हारी सांस और रक्त का संचार सही बना रहे। वैद्यराज जी जिस तरह की बातें कर रहे थे, उससे रुक्मिणी को लगा कि उनका ज्ञान सचमुच बहुत गहरा है। दवा असर दिखाने लगी थी, खून का बहना बंद हो चुका था, पर जख्म में आग जैसी जलन हो रही थी। ठीक है, क्या बहुत दर्द हो रहा है? वैद्यराज जी खुद को पूछने से रोक न सके। दर्द तो है, पर बर्दाश्त के काबिल है। उफ, जहां मर्द भी दर्द से कराह उठते, वहां ये लड़की चुपचाप सह रही थी। रुक्मिणी ने वैद्यराज जी के माथे के ठीक बीचों बीच मडरा रही काली धुंध को देखा और बेबाकी से बोली, आपको आजकल अक्सर सिर दर्द रहता है ना? वैद्यराज जी सन रह गए। इंतजार कर रही अन्नपूर्णा ये सुनते ही भड़क उठी। क्या बकवास कर रही है?
तू वैद्यराज जी की काबिलियत पर सवाल उठाएगी। राधिका भी पीछे नहीं रही। दीदी, तुम वैद्यराज जी को ऐसा बददुआ जैसा ताना कैसे दे सकती हो? वे खुद एक इतने बड़े वैद्य हैं, भला उन्हें सिर दर्द क्यों होने लगा? अगर उन्हें सचमुच सिर दर्द होता तो क्या वे खुद उसका इलाज न कर लेते? आप इन सबको बाहर भेज दीजिए, रुक्मिणी ने वैद्यराज जी से कहा। इस वक्त उसकी बात से ज्यादा वैद्यराज जी के शब्दों का वजन था। रामानंद का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। रुक्मिणी, क्या तुम अपनी नौटंकी बंद करोगी? मालिक रामानंद, कृपया आप सब बाहर जाए, वैद्यराज जी ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। रामानंद हक्के बक्के रह गए। आखिर वैद्यराज जी इस कुलटा बेटी की बात क्यों मान रहे थे? पर उनके पास बाहर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वैद्यराज जी का शिष्य दरवाजे पर ही खड़ा रहा और वह भी उत्सुकता से रुक्मिणी को देखने लगा। बिटिया, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे आजकल अक्सर सिर दर्द रहता है? रुक्मिणी ने उनके माथे के ठीक बीच में इशारा किया। यहाँ यम की छाया मंडरा रही है। यम की छाया? वैद्यराज जी अवाक होकर उसे देखने लगे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए धीरे से सिर हिलाया। मुझे सचमुच आजकल बार बार सिर दर्द होता है और मैं खुद भी इसकी वजह नहीं पकड़ पा रहा हूँ। हालांकि इंसान को अपने शरीर का एहसास हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरा बुलावा आने वाला है, ये शरीर अब थक चुका है। शायद कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारी पट्टी बदलने भी ना आ पाऊँ। उन्हें पिछले कुछ दिनों से सिर में भयानक दर्द हो रहा था और उनके दिल में एक अजीब सा एहसास घर कर गया था कि उनका अंत निकट है। वे चुपचाप अपनी वसीयत और घर के काम निपटाकर अपनी हवेली में उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। तभी युवराज विक्रमदेव के हुक्म ने उन्हें इस लड़की का इलाज करने भेज दिया। अपनी जिंदगी की आखिरी मरीज के रूप में इस लड़की को देखना क्या एक कुदरत का कोई इशारा था? रुक्मिणी की उस शांत और गंभीर प्रतिक्रिया के कारण वे भी उससे अपना सच छुपा न सके। क्या आपके पास कोई पन्ना या पन्ने की अंगूठी जेवर है? रुक्मिणी ने पूछा। पन्ना? रुक्मिणी ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं आपके माथे पर मंडरा रही यम की उस छाया को उस पन्ने में उतार दूंगी और आपकी मौत टल जाएगी। वैद्यराज जी ठहाका मारकर हंस पड़े। भला तुम जैसी छोटी सी लड़की मुझ बूढ़े से ऐसा मजाक कैसे कर सकती है? कोशिश करने में आपका क्या बिगड़ेगा? रुक्मिणी की नज़रें घूमी और उसकी नज़र उनके पन्ने के पेंडेंट पर जा टिकी। ये वाला ठीक रहेगा, इसके पन्ने की गुणवत्ता ठीक ठाक है। वैद्यराज जी ने अचरज से अपना पेंडेंट उठाया। उनके पोते ने उन्हें ये पेंडेंट उपहार में दिया था और इसकी गुणवत्ता वाकई बहुत बेहतरीन थी। अगर ये लड़की गांव देहात में पली बड़ी थी तो यह इतनी सहजता से कैसे कह सकती थी कि पन्ने की गुणवत्ता ठीक ठाक है? आपका वैद्यकीय ज्ञान काफ़ी अच्छा है, आपका इस तरह मर जाना बड़े दुख की बात होगी, रुक्मिणी ने आगे कहा। वैद्यराज जी बेबसी से मुस्कुराए, उन्होंने वह पेंडेंट उतारा और रुक्मिणी की तरफ बढ़ा दिया। खैर, लड़की दिलचस्प है, इसे बहलाने का नाटक ही सही, ये तो मेरे पोते से भी उम्र में छोटी लगती है। बैठ जाए। रुक्मिणी ने बाएं हाथ में पेंडेंट पकड़ा, दाएं हाथ की उंगलियों से हवा में एक हल्की सी आकृति उकेरी और अपनी उंगली सीधे उनके माथे पर टिका दी। उसकी नज़रों के सामने वैद्यराज जी के माथे पर मंडराती वह काली धुंध मानो जिंदा हो उठी। वह किसी चौंके हुए केचुए की तरह छटपटाने और तड़पने लगी। पर रुक्मिणी की उंगली का दबाव इतना सख्त था कि वह धुंध हिल न सकी। देखते ही देखते वह बेबस होकर उसकी उंगली पर लिपट गई। उसी पल वैद्यराज जी को लगा जैसे उनका सिर, जो पिछले कई दिनों से भारी, चकराता हुआ और बोझिल लग रहा था, अचानक बिल्कुल हल्का हो गया हो। यह अंतर इतना साफ और जादुई था कि वे इसे चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। रुक्मिणी ने अपनी उंगली पेंडेंट पर रखी और एक हल्का सा फेरा दिया। वह काली धुंध धीरे धीरे पन्ने के भीतर समाने लगी। उसने पेंडेंट को मेज पर रख दिया। अब खुद ही देख लीजिए। वैद्यराज जी की नज़रें पेंडेंट पर जा टिकीं। तभी चटक, उनकी आंखों के सामने ही वह पेंडेंट अचानक चटक गया। वह साबुत पेंडेंट देखते ही देखते अनगिनत टुकड़ों में टूट गया, मानो मकड़ी के बारीक जाले ने उसे काट दिया हो। ये क्या? वैद्यराज जी सन रह गए। अभी एक पल पहले तो ये पेंडेंट उनके हाथों में बिल्कुल ठीक था। जब उन्होंने रुक्मिणी को दिया तो उसने इसे बस हल्के से छुआ था और मेज पर रख दिया था। इतना काम तो कोई भारी आंतरिक शक्ति वाला योद्धा भी इतनी खामोशी से नहीं कर सकता था। लीजिए, अब आपके सिर में दर्द नहीं होगा, रुक्मिणी ने कहा। वैद्यराज जी ने हाथ बढ़ाकर अपना माथा छुआ। जब दर्द नहीं भी होता था तब भी उनके माथे में एक मध्यम सा दर्द बना रहता था, जो दबाने पर और उभरता था। पर अब जब उन्होंने माथा सहलाया और दबाया तो वह दर्द गायब हो चुका था। उन्होंने चौंकाने वाली नज़रों से उठकर रुक्मिणी को देखा। वह दिखने में एक कमसिन लड़की ही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव किसी पहुंचे हुए संत या बुजुर्ग जैसे शांत और अगाध लग रहे थे। वैद्यराज जी ने हक्के बक्के होकर पूछा, सुश्री रुक्मिणी, आपने अभी क्या कहा था? वह क्या चीज़ थी? वे उसे देख नहीं पा रहे थे। यम की छाया, यम की छाया, पर यह आई कहाँ से? रुक्मिणी ने उन्हें सचेत किया, कुछ लोगों की उम्र सचमुच पूरी हो जाती है, तब उनके भीतर खुद यम की छाया बनने लगती है।
पर आपकी हालत वैसी नहीं है। जरा सोचिए, सिरदर्द शुरू होने से पहले क्या आप किसी अनजानी या अजीब जगह पर गए थे, या किसी रहस्यमयी चीज को छुआ था? इतना बोलते ही उसका सिर चकराने लगा और पेट में चूहे कूदने लगे। यम की उस छोटी सी छाया को खींचने में ही उसकी बची कुची ताकत और प्राण ऊर्जा निचुड़ चुकी थी। वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, उसका शरीर बहुत कमजोर था। चूंकि युवराज विक्रमदेव ने आपको भेजा है तो मैं उनके नाम के रुतबे का थोड़ा फायदा उठा लेती हूँ। कृपया मालिक रामानंद से कहकर मेरे रहने के लिए कोई दूसरा कमरा तय करवाए, थोड़ा मूसली मुर्ग का शोरबा बनवा कर मंगवाए और मेरे लिए एक होशियार दासी का इंतजार करवाए। इतना कहते ही रुक्मिणी ढहकर मेज पर टिक गई, उसकी ताकत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। घबराकर वैद्यराज जी तुरंत चिल्लाए, मालिक रामानंद! रामानंद बदहवास अंदर भागे चले आए। वैद्यराज जी, मेरी यह नालायक बेटी! वैद्यराज जी ने उन्हें बोलने का मौका दिए बिना खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। मालिक रामानंद, आज आपने मेरी आंखें खोल दिन क्या सुश्री रुक्मिणी सचमुच आपकी अपनी सगी बेटी हैं? क्या आपका रुद्र परिवार इतना कंगाल हो चुका है कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं करवा सकता? रामानंद हक्के बक्के रह गए। नहीं, यह आप क्या कह रहे हैं? अगर आप महाकंजूस नहीं हैं तो जरा इस सड़ी गली कोठरी को देखिए जिसमें आपने सुश्री रुक्मिणी को पटक रखा है। युवराज ने आपको इनका खास ख्याल रखने को कहा था, क्या यही आपका ख्याल रखना है? जब मैं ये सब युवराज को बताऊंगा तो क्या आप उनके गुस्से का सामना कर पाएंगे? रामानंद के चेहरे का रंग उड़ गया। सुश्री रुक्मिणी का कमरा तुरंत बदलिए, साथ ही 30 साल पुराना मूसली जड़ी बूटी डालकर मुर्ग का गर्मा गर्म शोरबा बनवाए और इनकी सेवा के लिए एक होशियार दासी तैनात कीजिए। वैद्यराज जी ने मेज पर बेसुध पड़ी रुक्मिणी को देखा और उनके दिल में उस अभागी लड़की के लिए हमदर्दी जाग उठी। दवा मैं खुद दे जाऊंगा। इनकी चोट गहरी है, इसलिए जड़ी बूटियां ऊंचे दर्जे की इस्तेमाल होंगी। मेरी फीस बहुत महंगी है, इसलिए रामानंद जी चांदी के सिक्के तैयार रखिएगा। कमरे को तो बस थोड़े साफ सफाई की जरूरत है। हवेली में कोई खाली कमरा बचा ही नहीं है। अन्नपूर्णा ने दरवाजे के बाहर से मुंह बनाकर दुखड़ा रोया। वैद्यराज जी ने ठंडी हुंकार भरी, क्या आपकी दूसरी बेटी को कोई चोट लगी है? अगर कोई कमरा खाली नहीं है तो दोनों बहनों का कमरा आपस में बदल दीजिए। राधिका का चेहरा पीला पड़ गया। क्या वे चाहते थे कि वह अपना सुंदर कमरा कुसुमाकर महल रुक्मिणी को दे दे? राधिका ने अन्नपूर्णा का आंचल कसकर पकड़ लिया। वैद्यराज जी के तेवर देखकर रामानंद समझ गए कि वे आज पीछे हटने वाले नहीं हैं। वे अपनी पत्नी को घूरने से खुद को रोक न सके। हवेली में और भी कई कमरे थे, फिर इसने रुक्मिणी को इसी पुरानी कोठरी में ठहराने की जिद क्यों की जहां कभी दाई माँ रहा करती थीं? अगर यह बात बाहर फैली तो शहर भर में उनकी थू-थू हो जाएगी। कोई है, छोटी बिटिया रुक्मिणी को सुख निवास वाले कमरे में पहुंचाओ। अन्नपूर्णा, तुमने अभी तक रसोई में शोरबा बनने का हुक्म क्यों नहीं दिया? रामानंद का दबा हुआ गुस्सा देखकर अन्नपूर्णा समझ गई कि इस वक्त जिद करना भारी पड़ सकता है। वह अपना गुस्सा पीकर रह गई, हमें सिर हिलाया और राधिका से बोली, तू अपनी बहन को उस कमरे तक पहुंचा दे। राधिका ने भी दांत पीसकर अपनी खींच दबाए। वैद्यराज जी का दिल अभी भी नहीं माना, इसलिए वे खुद उनके पीछे पीछे सुख निवास तक गए। ये रुद्र निवास के दक्षिणी हिस्से में बना एक सुंदर और गर्म कक्ष था। हालांकि यह बहुत बड़ा नहीं था, पर अंदर की सजावट बेहद खूबसूरत और आरामदायक थी। खिड़की खोलते ही बाहर रंग बिरंगे फूलों का बगीचा दिखता था। रहने के लिए यह बेहद उम्दा जगह थी। राधिका ने रुक्मिणी को बिस्तर पर लेटाया और उसके कान में दांत पीसते हुए फुसफुसाकर बोली, तू इस कमरे में ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। रुक्मिणी ने उस पर एक सरसरी नजर डाली, उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया, पलंग पर लेटी और आंखें मूंद लीं। आखिरकार उसे सुकून से लेटने और आराम करने का मौका मिला था। पर राधिका वहीं खड़ी होकर अपनी बकवास जारी रखे हुए थी। यह मत सोच कि तूने युवराज विक्रमदेव का हाथ थाम लिया है। मैंने सुन रखा है कि वे बेहद निर्दयी और बर्फीले दिल इंसान हैं। वे रास्ते में मिली किसी लड़की को यूं ही बचाकर घर नहीं पहुंचाते। उन्होंने अभी तय नहीं किया है कि तेरे साथ क्या करना है। जब वे तय कर लेंगे तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। तेरे सिर पर यह चोट किसने मारी? क्या उन लोगों ने तेरे साथ कुछ और नहीं किया? अगर तू सच नहीं बताएगी और बाहर झूठी अफवाहें फैल गईं जिससे तेरी साख खराब हुई तो परिवार तेरी कोई मदद नहीं करेगा। बाहर निकलो, रुक्मिणी ने मध्यम आवाज में कहा। राधिका दांत पीसती, पैर पटकती हुई बाहर भाग गई। उसे तुरंत पता लगाना था कि आखिर रास्ते में क्या गड़बड़ हुई थी। युवराज विक्रमदेव की हवेली का मुख्य प्रबंधक बटलर सभी नौकरों को लेकर मुख्य द्वार पर इंतजार कर रहा था। राजधानी में आपका पुनः स्वागत है। हुजूर प्रबंधक ने युवराज को देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। हुजूर क्रीने से बाल बनाए हुए एक बड़ी दाई माँ 2 सलीकेदार और सुघड़ दासियों को लेकर आगे बढ़ीं, उनकी आंखें भी नम थीं। दाई माँ, युवराज ने उन पर एक नजर डाली और फिर उनकी दृष्टि उन दोनों दासियों पर जा टिकी।
युवराज को उन दोनों पर ध्यान देते देखकर दाई के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या हुजूर आखिरकार स्त्रियों पर ध्यान देने लगे थे? वे तुरंत बोली, हुजूर, ये दो मुख्य दासियां हैं जिन्हें मैंने खास आपके लिए तराशा है। अंगरक्षक शिवपाल की तरह ही इनका नाम चित्रा और काव्या रखा है। आज से इन्हें अपनी सेवा में रख लीजिए। चित्रा और काव्या आगे बढ़ीं और आदर से झुकीं। दासियों का हुजूर को प्रणाम। क्या तुम्हें अस्त्र शस्त्र चलाने आते हैं? युवराज ने शांत लहजे में पूछा। ये दासी तलवारबाजी में माहिर है, चित्रा बोली। और इस दासी की हवा में उड़ने की कला बेहतर है, काव्या ने कहा। युवराज विक्रमदेव ने सिर हिलाया। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और रुद्र निवास जाओ। आज से तुम दोनों सुश्री रुक्मिणी की छत्रछाया और सेवा में रहोगी। शिवपाल, किसी को भेजकर उन दोनों को वहां पहुंचा दो। कहना कि यह इस युवराज का हुक्म है। जो हुक्म? चित्रा और काव्या भी कुछ समझ नहीं पाईं, लेकिन पिछले 10 सालों से उन्हें सिर्फ युवराज विक्रमदेव के प्रति वफादार रहना और उनके हर हुक्म का पालन करना ही सिखाया गया था। हालांकि वे मन ही मन हैरान थीं, फिर भी उन्होंने सिर झुकाया और रुद्र निवास जाने की तैयारी करने चली गईं। युवराज विक्रमदेव तांगे से उतरे। उन्होंने अपने दोनों हाथ पीछे बांधे और हवेली के मुख्य द्वार पर टंगे युवराज भवन के नाम को एक अनजानी गहरी नज़र से देखा। हवेली के प्रबंधक, बटलर और दाई माँ दोनों अपनी सांसें रोके युवराज के पैरों को देख रहे थे। हुजूर, आपके पैरों का क्या हाल है? सब पहले जैसा ही है। धीरे धीरे कुछ कदम चलना ठीक है। युवराज ने मुख्य द्वार में कदम रखा, यानी कोई सुधार नहीं हुआ था। प्रबंधक और दाई माँ ने एक दूसरे को देखा और दोनों के मुंह से एक साथ गहरी आह निकल गई। वे तेजी से उनके पीछे पीछे अंदर चले। दाई माँ ने युवराज को सहारा देने की अपनी तड़प को दबाया और बड़े दुख से उनकी तरफ देखा। उन्होंने ही युवराज को पाल पोस कर बड़ा किया था और वे उनसे सबसे ज्यादा प्यार करती थीं। हुजूर, चित्रा और काव्या बहुत समझदार, आज्ञाकारी, मेहनती और फर्जनिष्ठ हैं। ये बूढ़ी दासी सोच रही थी कि चूंकि आपके कक्ष में कोई दासी नहीं है तो आपकी देखभाल के लिए किसी का होना जरूरी है। फिर आपने उन दोनों को बाहर क्यों भेज दिया? क्या उस रुद्र परिवार की छोटी बिटिया रुक्मिणी में कोई खोट है? दाई माँ को लगा कि सुश्री रुक्मिणी में जरूर कोई गड़बड़ है और युवराज विक्रमदेव चित्रा और काव्या को उस पर नजर रखने के लिए भेजना चाहते हैं। इसके अलावा वे कुछ और सोच भी नहीं सकती थीं। इस तरह की रखवाली के लिए तो किसी को भी भेजा जा सकता था। चित्रा और काव्या को तो उन्होंने खास युवराज की सेवा के लिए तराशा था। उन्हें उम्मीद थी कि ये दोनों कभी युवराज के व्यक्तिगत कक्ष की मुख्य दासियां बनेंगी। युवराज विक्रमदेव के दिमाग में रुक्मिणी का चेहरा कौंध गया। क्या खोट था? उस लड़की में हर बात ही अजीब और उल्टी थी। रुद्र निवास की वह छोटी बेटी मेरी मंगेतर है, उन्होंने कहा। हुजूर ने क्या कहा? खांसी खांसी खांसी। दाई माँ को ऐसा झटका लगा कि वे जोर जोर से खांसने लगीं। मंगेतर? प्रबंधक के मुंह से भी किसी बतख जैसी घगी बंध गई। युवराज की मंगेतर कब बन गई? उन्हें खबर तक क्यों नहीं हुई? अभी लौटते वक्त ही तय हुआ है। युवराज विक्रमदेव ने थोड़ी देर पहले के वाकये के बारे में सोचा और उनके होंठों के कोनों पर अनजाने में एक मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपने कॉलर की तरफ देखा और जब उन्हें याद आया कि किस बेबाकी से रुक्मिणी ने उनके चोगे को फाड़ा था तो उनका गला सूख गया। प्रबंधक और दाई माँ फटी आंखों से उन्हें देखते रह गए। दाई माँ को तो अपना दिल थामना पड़ा। ये झटका इतना बड़ा और अचानक था कि वे इसे संभाल ही नहीं पा रही थीं। हुजूर, क्या आपने खुद नहीं कहा था कि शहर की ये आम और सती औरतें उबाऊ होती हैं? प्रबंधक हकलाने लगा था। राजमाता इतने सालों से हार नहीं मान रही थीं और कई बार युवराज का विवाह तय करने की कोशिश कर चुकी थीं, पर युवराज ने उनके हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अब जब युवराज 20 साल के हो चुके थे और युवरागी के चुनाव की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी तो अचानक यह मंगेतर कहाँ से टपक पड़ी। अरे भगवान, इस बात पर कौन यकीन करेगा? पर यह वैसी आम और मामूली औरत नहीं है। युवराज विक्रमदेव अपनी गद्दी पर बैठ गए। क्या वह रुद्र निवास की वही छोटी बेटी है? दाई माँ की आंखों में चमक आ गई। क्या हुजूर को वह पसंद आ गई है? युवराज ने मेज पर अपनी उंगली से हल्की थपकी दी और सिर हिलाया। पसंद उसे मैं आया हूं और उसी ने मुझसे शादी करने की जिद की है, वे बोले। यहां तक कि उसका बेहोश होना भी सीधे उनकी बाहों में गिरना ही था। उधर रुद्र निवास में लेटी रुक्मिणी, मेरी साख का मखौल उड़ाया जा रहा है। दाई माँ ने अपने धड़कते दिल को संभाला। क्या ये वही मालिक रामानंद जी की हवेली की बात है? इस दासी ने उनकी तीनों बेटियों को देखा है, मेरी नज़र में वे बहुत ही साधारण थीं। हुजूर, कहीं आपकी पसंद इतनी अजीब तो नहीं हो गई? और फिर बड़ी बेटी के अलावा बाकी दो तो दूसरी बेटी और दासी की बेटियां थीं। रामानंद के घर की बेटी युवरागी बनना चाहती है। हैसियत का अंतर तो ज़मीन आसमान का है। कहने को तो उसका दर्जा दूसरा है, सुश्री रुक्मिणी, पर उस लड़की का उठना बैठना और तमीज़ तो किसी देहाती जैसी होगी। हुजूर, दाई माँ की आंखों में आंसू आने वाले थे, क्या आप एक बार फिर से सोचेंगे? युवराज विक्रमदेव मध्यम आवाज में हंस दिए।
दाई माँ, वह वही छोटी बेटी है जो अभी अभी गांव से राजधानी लौटी है। आपने उसे कभी नहीं देखा होगा। गांव में पली बड़ी। दाई माँ ने पहले तो राहत की सांस ली, पर फिर उनका दिल दहल गया। रामानंद की एक और बेटी थी जो देहात में पली थी। इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर राजमहल जाकर सम्राट से इस सगाई की शाही मंजूरी लूंगा। इतना कहते हुए युवराज की उंगलियों ने अपने सीने को छुआ। वहां एक ठंडे हाथ का एहसास अभी भी बाकी था। वह लड़की जिसने कहा था कि वह उनकी जान बचा सकती है, वह काफी दिलचस्प थी। हुजूर, वैद्यराज जी पधारे हैं। युवराज ने तेजी से अंदर आते वैद्यराज जी की ओर देखा। ये वृद्ध सेवक हुजूर को प्रणाम करता है। जो वैद्यराज जी रुद्र निवास के लोगों के सामने बेहद कड़क और मिजाजी बने हुए थे, वे युवराज विक्रमदेव को देखते ही खुशी के मारे रो पड़े। उन्हें लगा था कि वे युवराज के राजधानी लौटने तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, पर उम्मीद के उलट, न केवल उन्होंने युवराज को देख लिया, बल्कि अब वे इतनी जल्दी मरने वाले भी नहीं थे। वैद्यराज जी, सालों बाद मुलाकात हो रही है। आप कुशल से तो हैं? हुजूर के इकबाल से पहले तो मेरी हालत ठीक नहीं थी, पर अब मैं बिल्कुल चंगा हूं, वैद्यराज जी ने उत्साह में कहा। युवराज चौंके। वैद्यराज जी नजदीक आए। प्रबंधक और दाई माँ समझदार थे, इसलिए दोनों तुरंत चुपचाप बाहर चले गए। कमरे में किसी और के न होने पर वैद्यराज जी का चेहरा गंभीर हो गया। हुजूर, क्या आप सुश्री रुक्मिणी के इस अनोखेपन को पहले से जानते थे, इसीलिए आपने मुझे उनका इलाज करने भेजा था? वे सोच में पड़े थे। उनके बचपन का विक्रम सिंह युवराज तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा और बेरहम था, वह अचानक इतना दयालु कैसे हो गया? अनोखापन। युवराज ने उन्हें देखा। क्या वैद्यराज जी को भी अपनी जान बचाने के लिए उसकी जरूरत पड़ी थी? वह सिर्फ अनोखापन नहीं है हुजूर, वह तो साक्षात चमत्कार है। मैं तो रास्ते भर हक्का बक्का होकर आया हूँ। वैद्यराज जी ने पूरे वाकये की एक एक बात विस्तार से बताई और अपना हाथ माथे पर रख लिया। अगर कोई और होता तो मैं किसी की बात पर रत्ती भर यकीन न करता, पर यह तो मेरी अपनी आप बीती है। मैंने सचमुच अपने सिर और शरीर को बिल्कुल हल्का महसूस किया है। अब मेरे सिर में रत्ती भर दर्द नहीं है। युवराज की नज़रें थोड़ी गहरी और खामोश हो गईं। अपनी उत्सुकता और खुशी में वैद्यराज जी की सफ़ेद दाढ़ी कांप रही थी। सच कहूं तो हुजूर, पिछले 2 दिनों से तो मेरे लिए चौखट लांघना भी भारी पड़ रहा था, पर आप अंदाज़ा लगाए। अभी जब मैं आपके महल के मुख्य द्वार से अंदर आया, तो ऐसा लगा मानो मैं कूदता हुआ अंदर आया हूं। उनकी इन बूढ़ी हड्डियों और थकी देह के लिए यह इतना बड़ा सुकून था जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। पूरे रास्ते वे यही सोचते आए थे कि रुक्मिणी ने जो किया, वह कोई दिव्य विद्या थी। इस बात का जिक्र अभी किसी और से मत कीजिएगा, युवराज ने गंभीर आवाज में कहा। रुक्मिणी को लेकर उनकी उत्सुकता और गहरी हो गई थी। मैं समझ गया, लेकिन हुजूर, मेरी एक शर्त है। सुश्री रुक्मिणी ने इस बूढ़े की जान बचाई है, अब से मैं हमेशा उनकी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। युवराज विक्रमदेव ने वृद्ध वैद्यराज जी के चेहरे पर छाई उस ममता और हिफाजती भाव को देखा, और वे हंसे बिना न रह सके। वह लड़की भी क्या चीज़ है। राजधानी आए 1 दिन भी नहीं हुआ और उसने अपने लिए 2 मददगार खड़े कर लिए। यहाँ तक कि यह चिड़चिड़े मिजाज वाले बूढ़े वैद्यराज जी भी अब ऐसे तेवर दिखा रहे थे मानो अगर किसी ने उस लड़की को छेड़ा तो वे उससे जान की बाजी लगा देंगे। सचमुच गजब की लड़की थी। वैद्यराज जी का ये सब बताना दरअसल युवराज को भी एक अप्रत्यक्ष चेतावनी थी कि वे उस लड़की पर कोई अत्याचार न करें। इसके बाद वैद्यराज जी ने रुद्र परिवार के रवैये का जिक्र किया। रामानंद और उसके परिवार ने सुश्री रुक्मिणी को 10 सालों तक देहात में लावारिस छोड़ दिया, उसकी कोई सुध नहीं ली। इस बार जब वे उसे राजधानी लाए तो उनका बर्ताव बेहद शर्मनाक था। यहाँ तक कि उन्होंने उसे एक सड़ी गली, टूटी फूटी कोठरी में ठहरा दिया। टूटी फूटी कोठरी। वैद्यराज जी ने तुरंत रुद्र परिवार के खिलाफ एक जोरदार और कड़क शिकायत दर्ज करा दी। उनसे बेहतर कौन जानता था कि सामने बैठा ये पुरुष कितना हठी और बदला लेने वाला है। रामानंद के परिवार ने युवराज की सगाई वाली लड़की का अपमान किया था, अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। पर सुश्री रुक्मिणी भी गजब की होशियार हैं। कमज़ोर होने के बावजूद उन्होंने मेरे रुतबे का इस्तेमाल करके अपना कमरा बदलवा लिया। बस बात यह है कि उनकी चोट बहुत गहरी है, अगर कोई देखभाल करने वाला पास न हो तो काम नहीं चलेगा। उन्होंने ये तक नहीं बताया कि वह चोट इतनी जानलेवा थी कि किसी आम इंसान का बचना नामुमकिन था। युवराज विक्रमदेव मध्यम आवाज में हंस दिए। लगता है वैद्यराज जी के मन में उस लड़की की बहुत अच्छी छवि बन चुकी है, इतनी सी देर में आपने कई बार उसकी तारीफ कर दी। ये बूढ़ा सेवक तो सिर्फ सच बोल रहा है, वैद्यराज जी ने कहा। रुक्मिणी सचमुच बेहद होशियार थी, उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही 2 दासियों को उसकी सेवा में भेज दिया है। उन्हें दाई माँ ने खुद अपने हाथों से तराशा है, इसलिए वे उसकी देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। तब तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही बढ़िया। वैद्यराज जी ने राहत की सांस ली, पर तभी उनके दिमाग में एक और बात कौंधी।
वे उत्सुकता से युवराज को ऊपर से नीचे तक ताकने लगे, उनकी आंखों में जिज्ञासा तैर रही थी। वैसे आपकी और सुश्री रुक्मिणी की मुलाकात कैसे हुई? आप उस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रहे हैं। उसने कहा कि वह मेरी जान बचा सकती है। युवराज के इस एक जुमले ने वैद्यराज जी के दिमाग में पक रहे तमाम चटपटे ख्यालों को पल भर में शांत कर दिया। उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। सुश्री रुक्मिणी को आपके शरीर की इस हालत के बारे में कैसे पता चला? कहते हुए उनकी नज़र युवराज के सीने की तरफ उठी। सालों पहले उन्होंने खुद युवराज के सीने पर वह भयानक रहस्य देखा था, पर वे पूरी तरह बेबस थे। इसी वजह से युवराज सालों तक दूर दराज के इलाकों में घूम घूम कर नामी वैद्यों और जादुई ताकतों वाले लोगों की तलाश कर रहे थे। उसने कहा कि वह इसे देख सकती है। क्या वैद्यराज जी को उसकी बात पर यकीन है? वैद्यराज जी ने सोचा कि कैसे अभी अभी रुक्मिणी ने उनकी खुद की जान बचाई थी, और उनका चेहरा और भी गंभीर हो गया। इस बूढ़े सेवक के पास यकीन न करने की कोई वजह ही नहीं है। हालांकि थोड़ा रुककर वे खुद को जोड़ने से रोक न सके। बस बात यह है कि यह मामला सचमुच हैरान कर देने वाला है। सुश्री रुक्मिणी तो अभी कुल 16 साल की देहाती लड़की है। उसने ऐसी दिव्य विद्या कहाँ से सीखी होगी? यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ। युवराज विक्रमदेव ने अपने बाएं हाथ की बीच वाली उंगली में पहनी काली अंगूठी को सहलाया। सुश्री रुक्मिणी कोई बुरी नीयत वाली लड़की नहीं लगती। युवराज विक्रमदेव हंस पड़े। उन्होंने तिरछी नज़र से वैद्यराज जी को देखा। वैद्यराज जी, आपकी उम्र अब कम नहीं रही, फिर भी आप ऐसी नादान बातें करते हैं। क्या किसी इंसान के अच्छे या बुरे होने का पता एक नज़र में चल जाता है? लगता है उस लड़की का जादू बहुत तेजी से चला था, जो उसने इतनी जल्दी वैद्यराज जी का दिल जीत लिया। इस बूढ़े ने दशकों की जिंदगी जी है और हजारों चेहरे देखे हैं। सुश्री रुक्मिणी की आंखों में एक निश्चल चमक है। वह निश्चित रूप से कोई छली या धूर्त इंसान नहीं है, वैद्यराज जी ने जोर देकर कहा। युवराज ने उनसे बहस नहीं की, बस बेफिक्री से बोले। जब वैद्यराज जी को वह इतनी पसंद आ ही गई है, तो वापस जाकर एक कीमती नजराना उपहार तैयार रखिए। नजराना? किस बात का? ये युवराज जल्द ही उस सुश्री रुक्मिणी से सगाई करने जा रहा है। क्या एक बुजुर्ग होने के नाते आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उसे सगाई का तोहफा भेजें? क्या सगाई? बाहर खड़े प्रबंधक और दाई माँ ने एक दूसरे को देखा। एक और इंसान की आवाज़ युवराज के इस धमाके से फट गई थी। शाही राजमहल। राजमाता एक मखमली सोफे पर टेक लगाए बैठी थीं। उनके पास घुटनों के बल बैठा एक गोरा चिट्टा खादिम हौले हौले उनके पैरों की मालिश कर रहा था। तभी एक महल सेवक बदहवास भागता हुआ अंदर आया। राजमाता नर्थ, युवराज विक्रमदेव राजधानी लौट आए हैं। राजमाता झटके से उठ बैठीं। क्या कहा तुमने? वह अचानक वापस कैसे आ गया? किसी को पहले से कोई खबर नहीं थी। युवराज सीधे अपने महल पहुंच चुके हैं और मुमकिन है कि जल्द ही राजमहल पधारेंगे, सेवक ने हाँफते हुए बताया। राजमाता ने दांत पीसे। जरूर उस पूर्व सम्राट ने ही उसे चुपचाप बुलावा भेजा होगा। हमने तो उस पर पूरी नज़र रखवाई थी, फिर वह बाहर चिट्ठी भेजने में कामयाब कैसे हो गया? पूर्व सम्राट बहुत गंभीर रूप से बीमार थे और पिछले 2 महीनों से बिस्तर पर पड़े थे। वे लोग जो पर्दे के पीछे से चालें चल रहे थे, वे बस उनके आखिरी सांसें गिनने का इंतजार कर रहे थे। पर किसने सोचा था कि युवराज विक्रमदेव इस वक्त वापस लौट आएंगे? पर अगर वह आ भी गया तो क्या उखाड़ लेगा? जब वह बूढ़ा वैद्यराज फू युआन भी पूर्व सम्राट को ठीक नहीं कर पाया, तो युवराज का आना भी बेकार ही साबित होगा। राजमाता का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने अपनी आस्तीन लहराए और दोबारा शाही ठाट से बैठ गईं। वैसे मुझे याद आया, क्या अवनी बचपन से ही युवराज विक्रमदेव पर जान नहीं छिड़कती? जाओ, उसे तुरंत महल बुलावा भेजो। मैं उस बच्ची से पूछना चाहती हूँ कि क्या वह अब भी युवरागी बनना चाहती है। जो आ गया। प्रधानमंत्री की बेटी अवनी अभी अभी 16 वर्ष की हुई थी। वह बेहद शालीन, रूपवती और गुणी थी। इस उम्र तक तो उसकी शादी की बातें हो जानी चाहिए थीं, पर वह सालों से सिर्फ युवराज विक्रमदेव का इंतजार कर रही थी। राजधानी के कुलीन घरानों में यह बात लगभग हर कोई जानता था। इसकी मुख्य वजह यह थी कि राजमाता ने खुद इस बात को अपनी मौन स्वीकृति दे रखी थी। सालों पहले उन्होंने इशारों में कह दिया था कि जैसे ही युवराज राजधानी लौटेंगे, वे उन दोनों का विवाह तय कर देंगी। इसीलिए पूरा प्रधानमंत्री घराना इस रिश्ते को पक्का ही मानकर चल रहा था। जैसे ही राजमाता का बुलावा आया, अवनी ने जरा भी देर नहीं की। उसने फुर्ती से सुंदर वस्त्र पहने, श्रृंगार किया और राजमहल की ओर रवाना हो गई। रास्ता दिखाने वाली दासी से मिलते ही उसने चुपके से उसकी हथेली पर एक कीमती थैली सरका दी और मध्यम आवाज में पूछा, क्या राजमाता ने आज सिर्फ मुझे ही बुलाया है, या दूसरे घरानों की कुंवारी कन्याएं भी आई हैं? केवल सुश्री अवनी को ही बुलाया गया है। छोटी दासी ने थैली को भींचा। अवनी हमेशा दिल खोलकर इनाम देती थी, इसलिए उसने होशियारी दिखाते हुए एक बात और जोड़ दी, मैंने सुना है कि युवराज विक्रमदेव राजधानी लौट आए हैं और जल्द ही दरबार में पेश होने वाले हैं। इसीलिए राजमाता ने आपको याद फरमाया है। युवराज लौट आए हैं?
ये खबर सुनते ही अवनी के चेहरे पर हैरानी और अपार खुशी की लाली दौड़ गई। राजमाता ने उसे इसीलिए बुलाया था क्योंकि युवराज महल आ रहे थे। उसे याद आया कि कैसे सालों पहले राजमाता ने उसका हाथ थामकर उसके रूप की तारीफ की थी और कहा था कि उसकी और युवराज की जोड़ी राम सीता जैसी होगी। ये सोचकर अवनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राजमाता यकीनन आज ही उनका विवाह पक्का करने वाली थीं। उसकी सालों की मेहनत बेकार नहीं गई थी। इतने सालों से त्योहारों पर राजमाता को कीमती तोहफे भेजना, उनके मनपसंद चाय बनाने के तरीके सीखना और दोहरी कढ़ाई में महारत हासिल करना रंग लाया था। राजमाता सचमुच उस पर मेहरबान थीं। अपनी खुशी को दबाते हुए अवनी राजमाता के सामने उपस्थित हुई और उसने झुककर पूरी राजसी मर्यादा के साथ प्रणाम किया। ये दासी राजमाता के चरणों में वंदन करती है। ईश्वर आपको सदा निरोगी और दीर्घायु रखे। उठो, जल्दी उठो, राजमाता ने हाथ के इशारे से कहा। उन्होंने एक दयालु मुस्कान के साथ अवनी को ऊपर से नीचे तक देखा। कुछ समय हो गया तुमसे मिले। हमारी अवनी तो दिन ब दिन और खिलती जा रही है, बिल्कुल किसी गुलाब की पंखुड़ी जैसी। अवनी ने शर्म से अपनी पलकें झुका लीं। राजमाता की कृपा है। सुंदर तो आप हैं, जैसे स्वर्ग की अप्सरा। हाँ, तुम्हारी जबान आज भी वैसी ही मीठी है। अवनी इस साल 16 की हो चुकी है ना। तुम्हारे माता पिता तो अब उतावले हो रहे होंगे। तुम्हारी उम्र की दूसरी लड़कियों की तो कब की सगाई हो चुकी है। बात सचमुच उसकी शादी पर ही अटकी थी। अवनी के गाल शर्म से लाल हो गए। राजमाता, इस दासी को कोई जल्दी नहीं है। जल्दी क्यों नहीं होगी। राजमाता ने उसे अपने पास बुलाया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं जानती हूँ तेरे दिल में क्या छुपा है पगली। युवराज विक्रमदेव वापस लौट आए हैं। मैं तो बस तेरा मन टटोल रही हूँ ताकि बाद में कोई गलत जोड़ी न बन जाए। राजमाता अवनी ने शर्माते हुए सिर नीचा कर लिया। अवनी वही करेगी जो राजमाता तय करेंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फिर यह फैसला मैं ही करती हूँ। हमें युवराज के साथ यह मामला जल्दी निपटाना होगा, कहीं कोई और उसे तुमसे छीन न ले। राजमाता, युवराज विक्रमदेव ने महल में प्रवेश किया है, एक सेवक ने आकर खबर दी। अवनी ने झटके से सिर उठाया, उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। वे सचमुच महल आ पहुंचे थे। पूरे 8 सालों से उसका दिल सिर्फ उन्हीं के लिए धड़क रहा था। इस जिंदगी में अगर वह किसी से शादी करना चाहती थी तो वे सिर्फ युवराज थे। क्या वे पूर्व सम्राट के कक्ष में गए हैं। राजमाता को सूचित किया जाता है कि युवराज पहले शाही अध्ययन कक्ष सम्राट के कक्ष में गए हैं। राजमाता खड़ी हो गईं और उन्होंने अवनी का हाथ थाम लिया। उसे अभी भी अपने सम्राट भाई की याद सताती है। चलो, अच्छा ही हुआ, हम भी अध्ययन कक्ष चलते हैं और सम्राट से कहकर अभी के अभी शाही विवाह का फरमान जारी करवाते हैं। शाही अध्ययन कक्ष के बाहर अपनी पालकी में बैठे युवराज विक्रमदेव ने दरवाजे पर खड़े उस सुनहरे चोगे वाले इंसान को देखा और उनके होठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। ये खुद मेरा स्वागत करने बाहर निकल आया। सम्राट बड़े बड़े कदम भरते हुए उनके पास आए और उत्साह से पुकार उठे, विक्रम, आखिरकार मैंने तेरे लौटने का इंतजार पूरा कर ही लिया। इन सालों में एक पल भी ऐसा नहीं बीता जब मुझे तेरी याद न आए हो। भ्राताश्री, सालों बाद मिल रहे हैं। आप तो काफी बूढ़े हो गए हैं, यहाँ तक कि आपके चेहरे पर झुर्रियां भी आ गई हैं। युवराज विक्रमदेव ने ठंडी सांस भरते हुए सिर हिलाया। सम्राट का चेहरा एकदम से फक पड़ गया। भला दुनिया का ऐसा कौन सा सम्राट होगा जिसे कोई बूढ़ा कहे और उसे बुरा न लगे। सृष्टि का सर्वोच्च शासक होने के नाते उसके दिल में हमेशा जवान रहने, शक्तिशाली बने रहने और 100 सालों तक अमर राज करने की तड़प कहीं ज्यादा गहरी होती है। सम्राट महोदय लगभग 40 सालों तक युवराज बनकर इंतजार करते रहे, जबकि पूर्व सम्राट गद्दी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ी मुश्किलों के बाद जब पूर्व सम्राट बीमार पड़े तब जाकर उन्हें सिंहासन नसीब हुआ और आज इस बात को महज 2 ही साल बीते थे। अपने शासनकाल के दूसरे ही साल में युवराज विक्रमदेव के मुंह से ये सुनना कि आपके चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, सम्राट के कलेजे पर किसी जहरीले खंजर की तरह लगा। यही वजह थी कि वे अपने इस छोटे सौतेले भाई को जरा भी पसंद नहीं करते थे। ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उतना ही आंखों की किरकिरी बनता जा रहा था। मैं तुमसे पूरे 20 साल बड़ा हूं विक्रम, तो जाहिर है कि मेरा चेहरा तुमसे थोड़ा ज्यादा तजुर्बेकार और गंभीर दिखेगा ही। सम्राट ने अपनी खींच मिटाते हुए अपनी साख बचाने की कोशिश की। उनकी तमाम रानियां और प्रेयसियां तो यही कहती थीं कि वे अभी भी 30-32 साल के नौजवान लगते हैं और रंगमहल की सेज पर तो उनका शबाब देखते ही बनता है। वे युवराज विक्रमदेव को पहली ही मुलाकात में खुद पर हावी नहीं होने दे सकते थे, उन्हें अपनी आन बचानी ही थी। भ्राताश्री अब जल्द ही 50 के होने वाले हैं, युवराज विक्रमदेव ने बेहद सहजता से बात आगे बढ़ाई। सम्राट का दिल किया कि वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़े। अरे विक्रम, अंदर आ, जल्दी बैठ और मुझसे तसल्ली से बातें कर। इतने सालों तक तू कहाँ कहाँ भटकता रहा, वहाँ क्या क्या मज़ेदार वाक़ये हुए। मैं तो यहाँ दिन रात राजकाज के पचड़ों में फंसा रहता हूँ, महल से बाहर एक कदम निकालने की फुर्सत नहीं मिलती। सच पूछो तो मुझे तेरी इस बेफिक्र और आज़ाद जिंदगी से जलन होती है। सम्राट ने उसे शाही अध्ययन कक्ष के अंदर बुलाया।
अध्ययन कक्ष की चौखट लांघते हुए युवराज विक्रमदेव ने एकदम सपाट लहजे में कहा, भ्राताश्री, फालतू की बातें बाद में करेंगे। पहले मेरे लिए एक शाही विवाह का फरमान जारी कीजिए। थप। सम्राट का पैर चौखट से टकराया और वे मुंह के बल गिरते गिरते बचे। पास खड़ा शाही खादिम यूनक घबराकर उन्हें संभालने के लिए भागा। महाराज संभालिए। जब सम्राट ने खुद को संभाला तब तक युवराज विक्रमदेव अपना एक हाथ पीठ पीछे बांधे बड़ी शान से अंदर आ चुके थे और अध्ययन कक्ष का मुआयना कर रहे थे। विक्रम, तूने अभी अभी क्या कहा? मुझे लगता है मेरे कानों ने गलत सुना। तूने कहा कि तुझे शाही विवाह का फरमान चाहिए। भ्राताश्री के कानों ने बिल्कुल सही सुना। पर जब तूने कुछ समय पहले पिताजी पूर्व सम्राट को चिट्ठी भेजी थी तब तो तूने कहा था कि तू जंगलों और बियाबानों में भटक रहा है और वहां तुझे एक मच्छर तक घास नहीं डालती। ये शब्द दरअसल पूर्व सम्राट के थे। पूर्व सम्राट को हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि उनका ये सबसे छोटा बेटा कभी शादी नहीं करेगा और ताउम्र यूं ही अकेला भटकता रह जाएगा। युवराज विक्रमदेव के दिमाग में रुक्मिणी का वह खूबसूरत हठीला चेहरा कौंध गया और उनके होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। हाँ, पर किसे पता था कि इस राजधानी में एक नटखट लोमड़ी मेरा इंतजार कर रही होगी। उसका वार सचमुच बहुत करारा और तीखा था, पर वे अपनी जबान के पक्के इंसान थे। जब उन्होंने उसका साथ देने का वादा कर ही लिया था तो वे अपने बोल से मुकरने वाले नहीं थे। नटखट लोमड़ी। सम्राट कोई मूर्ख नहीं थे। ये सुनते ही वे ताड़ गए कि बात उस लड़की की हो रही है जिसके लिए सगाई का फरमान मांगा जा रहा था। किस घराने की बेटी है वह? अभी युवराज विक्रमदेव जवाब देने ही वाले थे कि बाहर से महल सेवक की कड़कड़ाती आवाज गूंजी, राजमाता पधार रही हैं। माताजी आईं। सम्राट खड़े हो गए। जरूर तेरे लौटने की खबर सुनकर उनका दिल खुशी से झूम उठा होगा। युवराज विक्रमदेव की नजरें थोड़ी ठंडी और गहरी हो गईं। राजमाता ने अवनी का हाथ थामे कमरे में कदम रखा और उनकी पहली नज़र सीधे युवराज विक्रमदेव पर जा टिकी। पिछली बार जब उन्होंने युवराज को देखा था तब वह एक किशोरावस्था का लड़का था, पर आज उनके सामने खड़ा युवराज विक्रमदेव एक लंबा, रोबीला, गंभीर और बेहद प्रभावशाली पुरुष बन चुका था। सम्राट के बगल में खड़े होने पर वह उनसे आधा सिर ऊंचा दिखता था। उसके गहरे बैंगनी रंग के शाही रेशमी चोगे ने उसके राजसी रुतबे को इस कदर निखार दिया था कि उसके सामने शाही सुनहरे वस्त्रों में सजे सम्राट भी थोड़े फीके और कांतिहीन नजर आ रहे थे। ये देखकर राजमाता का कलेजा जल भून गया। आज सुबह ही जब चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया था तभी मुझे लग गया था कि कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और देखो, मेरा लाल विक्रम लौट आया। राजमाता ने युवराज की तरफ देखा, अपने रेशमी रुमाल के कोने से अपनी आंखों के किनारों को हल्के से पोंछा और उनकी आवाज में झूठी ममता का दर्द छलक आया। कुछ ही दिनों पहले मैंने सपने में देखा था कि तुम पर कोई विपदा आ गई है। आंख खुलते ही मेरा दिल ऐसा घबराया कि मुझसे 2 निवाले तक नहीं निगले गए। अब तुम्हें अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। क्या वे ये जता रही थीं कि उन्होंने सपने में उसकी मौत देखी थी? राजमाता आज भी वैसी ही थीं। उन्हें जब भी मौका मिलता वे युवराज को बददुआ देने से नहीं चूकती थीं, लेकिन उनका अभिनय और चेहरे के भाव इतने निष्पाप होते थे मानो वे सचमुच उसके लौटने से बेहद खुश और भावुक थीं। आप निश्चिंत रहिए राजमाता, ये युवराज बिल्कुल ठीक रहेगा और आपको कभी परेशान होने का मौका नहीं देगा, युवराज विक्रमदेव ने ठंडे स्वर में कहा। अवनी ने अंदर आकर झुककर प्रणाम किया और एक तरफ खड़ी हो गई। युवराज को देखते ही उसकी आंखों के कोने भी खुशी से लाल हो गए। युवराज विक्रमदेव इस वक्त कितने दिव्य, रोबीले और हसीन लग रहे थे। उनकी धनुषाकार भौहें, उनकी आंखें, उनके चेहरे की बनावट, उनका हर एक नक्श बिल्कुल वैसा ही था जैसा अवनी सालों से अपने सपनों में संजोती आई थी। ये देखकर कि युवराज को देखते ही राजमाता उसे भूल चुकी थी, अवनी ने एक कदम आगे बढ़ाया और युवराज के सामने झुककर बड़ी नज़ाकत से प्रणाम किया। उसकी आवाज़ मिस्री जैसी मीठी थी। अवनी का युवराज विक्रमदेव को सादर प्रणाम। तब जाकर राजमाता को उसका ध्यान आया। उनका हौसला बढ़ा और वे तुरंत बोलीं, विक्रम, तुम्हें अवनी तो याद ही होगी, प्रधानमंत्री जी की बेटी। बचपन में तुम दोनों कितना साथ खेला करते थे। युवराज विक्रमदेव की नज़रें बड़ी बेरुखी से अवनी के चेहरे पर पड़ीं। सम्राट ने राजमाता को देखा, फिर अवनी को देखा और वे पूरा खेल समझ गए। प्रधानमंत्री की बेटी का बचपन से ही युवराज पर मरना, ये बात सम्राट से छिपी नहीं थी। अब मैं समझ गया, तुम दोनों का एक साथ महल में आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बात एक ही है ना? सम्राट ठाठ से हंस पड़े। माताजी, अभी अभी यह विक्रम मुझसे विवाह का फरमान मांगने ही वाला था। राजमाता और अवनी दोनों चौंक गईं और अविश्वास से युवराज को देखने लगीं। विवाह का फरमान? अवनी का दिल जोर से धड़का। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि राजधानी लौटते ही युवराज जो पहली चीज करेंगे वह उससे शादी का फरमान मांगना होगा। पर अगर वह लड़की अवनी नहीं थी तो भला और कौन हो सकती थी? इतने सालों से उसने युवराज की एक एक खबर पर नजर रखने के लिए अपने बंदे तैनात कर रखे थे और उन सब ने यही कहा था कि युवराज के आसपास कोई औरत भटकती तक नहीं है।
अब जब मैंने प्रधानमंत्री की बेटी को देखा तो मुझे याद आया, सालों पहले पूज्य गुरुदेव ने युवराज के विवाह का कुंडली मिलान किया था और उनकी अर्धांगिनी का जन्म नक्षत्र निकाला था। वह नक्षत्र तुम्हारा ही था ना? सम्राट ने अवनी से पूछा। सचमुच, सालों पहले के उसी वाकये की वजह से पूर्व सम्राट और प्रधानमंत्री के परिवार सहित हर किसी ने चुपचाप यह मान लिया था कि युवराज विक्रमदेव और अवनी की जोड़ी तो ईश्वर ने खुद बनाई है, वरना प्रधानमंत्री जैसा रसूखदार इंसान अपनी जवान बेटी को 16 साल की उम्र तक बिना सगाई के यूं ही बैठा कर न रखता। सम्राट की सेवा में निवेदन है, पूज्य गुरुदेव ने उस समय जिस भाग्यशाली कन्या की जन्म कुंडली का जिक्र किया था वह इस दासी की ही कुंडली थी। अब आगे जैसा महाराज का हुक्म हो। अवनी ने बिना एक पल गंवाए तुरंत घुटने टेके, अपनी दोनों हथेलियां जमीन पर रखीं और अपना माथा झुका लिया, मानो वह सम्राट के शाही विवाह आदेश का इंतजार कर रही हो। उसे अभी अभी एक अजीब सा अनजाना खौफ महसूस हुआ था। उसे लगा कि जिस विवाह का वह सालों से इंतजार कर रही थी वह हाथ से छूटने वाला है। इसलिए अब चाहे अपनी साख दांव पर लगे या शर्म आए, उसे हर हाल में यह शाही फरमान आज ही अपने नाम करवाना था। जब यह अवनी छोटी थी तो हमेशा विक्रम के पीछे पीछे विक्रम भैया कहकर घूमती थी। राजमाता ने अपने रुमाल से मुंह ढककर हंसते हुए कहा, इतने सालों से यह सिर्फ विक्रम के राजधानी लौटने का इंतजार कर रही है। ऐसी निष्ठा और सच्चा प्यार आजकल कहाँ देखने को मिलता है। महाराज, आपको इस पवित्र जोड़ी को मिलाना ही होगा। हाँ, मेरा भी यही मानना है। विक्रम अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, इस मामले में ढील नहीं दी जा सकती। मैं अभी के अभी शाही विवाह पत्र जारी। युवराज विक्रमदेव का चेहरा बर्फ की तरह सख्त और ठंडा हो गया। मैं जिस स्त्री से विवाह करना चाहता हूँ वह कोई और है। अवनी का पूरा शरीर कांप उठा और उसके कानों में सन्नाटा छा गया। हुजूर, 6 महीने पहले स्वयं पूर्व सम्राट ने मुझे युवराज भवन में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों से आंसियों की लड़ियां ढलक पड़ीं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो आप पूज्य पूर्व सम्राट जी से पूछ सकते हैं। युवराज विक्रमदेव की भौहें तन गईं। राजमाता ने मन ही मन कुटिल हंसी हंसी। अरे, मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ, ये तो बिल्कुल सच है। जब पूर्व सम्राट कुलदेवी के मंदिर में बेसुध होकर गिर पड़े थे तब इत्तेफाक से इसी अवनी ने उनकी जान बचाई थी। होश में आने के बाद उन्होंने कहा था कि इस बच्ची का दिल बहुत साफ और पवित्र है, ये साक्षात लक्ष्मी का रूप है और उन्होंने खुद इसे तुम्हारे नाम करने का वचन दिया था। ये सचमुच एक ऐसी बात थी जो पूर्व सम्राट जैसा भावुक इंसान कर सकता था। जब मैं घर लौटी तो मैंने अपने माता पिता को इस वचन के बारे में बता दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि वहां मौजूद कुछ मेहमानों ने यह बात सुन ली और अब ये पूरी राजधानी में जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। अवनी के आंसू फिर बह निकले। अगर आज ये रिश्ता नहीं हुआ और मैं लोगों का मजाक बन गई तो मैं इस राजधानी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, मेरा जीना हराम हो जाएगा। सम्राट ने अपनी आंखें हल्की सी मूंदकर अवनी की तरफ देखा। हालांकि उन्हें सालों से युवराज विक्रमदेव की हर बात के खिलाफ जाने की आदत थी। वह जो भी न चाहता हो, जिसके खिलाफ हो या जिसे नापसंद करता हो, वे ठीक उसका उल्टा करते थे। फिर भी प्रधानमंत्री की बेटी को युवराज विक्रमदेव से शादी करने के लिए इतनी उतावली देखकर उनके मन में शक की एक सुगबुगाहट उठी। प्रधानमंत्री तो हमेशा से उनके प्रति अटूट रूप से वफादार रहे थे। कायदे से देखा जाए तो अवनी की सगाई युवराज या किसी अन्य बड़े राजकुमार से होनी चाहिए थी, जिससे सम्राट और मंत्री के बीच का रिश्ता और भी गहरा और अटूट हो जाता। पर खुद प्रधानमंत्री अपनी बेटी की इस जिद के आगे घुटने टेककर उसे युवराज विक्रमदेव की झोली में डालने को तैयार कैसे हो गए? इसमें प्रधानमंत्री का क्या फायदा था? क्या ये संभव था कि सालों तक एक स्नेही बड़े भाई का नाटक रचने की वजह से प्रधानमंत्री को ये गलतफहमी हो गई थी कि सम्राट और युवराज विक्रमदेव के बीच भाईचारे का बहुत गहरा रिश्ता है? अवनी राजधानी की एक मानी हुई, विख्यात और विदुषी कन्या थी। अगर तुम्हें बाहर निकलने में इतनी ही शर्म आ रही है तो घर के अंदर ही बैठी रहो, युवराज विक्रमदेव ने एकदम सपाट और बेरुखे लहजे में कहा। उफ, ये तो हद दर्जे की बेरुखी और निष्ठुरता थी। अवनी को ऐसा सदमा लगा कि वह रोना ही भूल गई। हुजूर, राजमाता से रहा न गया, वे तुरंत बोल पड़ी, आखिर युवराज किस घराने की बेटी से ब्याह रचाना चाहता है? कहीं वह कोई ऐसी आवारा औरत तो नहीं जिसे तू इतने सालों से बाहर आवारागर्दी करते हुए दिल दे बैठा है? इस एक ही जुमले से राजमाता ने युवराज की पसंद पर चरित्रहीनता का ठप्पा लगाने की नीच कोशिश कर डाली। आखिर किसी शरीफ घराने की कुलवधू भला किसी पराये मर्द के साथ यूं बाहर भटकने वाली औरत कैसे हो सकती थी? महाराज, अनर्थ हो गया, पूर्व सम्राट ने खून की उल्टी की है। बाहर से आए एक बदहवास चीख ने कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरों का रंग उड़ा दिया। उसी पल आसमान में गहरे काले बादलों की घटा घिर आए और दिन का उजाला तेजी से एक खौफनाक अंधेरे में तब्दील हो गया, मानो कोई भयानक तूफान दस्तक देने ही वाला हो। मौसम में आए इस अचानक और अजीब बदलाव ने सम्राट के दिल में भी अनहोनी की दहशत भर दी। उधर युवराज विक्रमदेव बिना एक पल गंवाए लंबे लंबे कदम भरते हुए बाहर की तरफ लपके।
उन्हें इतनी तेजी से भागते देखकर बाहर इंतजार कर रहा अंगरक्षक शिवपाल घबराकर उनके पीछे भागा और मध्यम आवाज में बोला, हुजूर, आपका पैर। आमतौर पर युवराज केवल धीरे धीरे और कम दूरी ही चल सकते थे, वरना उनकी हड्डियों में असहनीय मीठा दर्द उठने लगता था। पर इस वक्त तो वे मानो हवा से बातें करते हुए भाग रहे थे। जाओ और वैद्यराज जी को तुरंत बुलाकर लाओ, युवराज ने कड़क आवाज में हुक्म दिया। जल्दी करो, सुख शांति महल के लिए शाही पालकी तैयार करो। पीछे पीछे सम्राट और राजमाता भी बदहवास भागते हुए निकले। अवनी एक पल के लिए झिझकी, उसने अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाया और वह भी उनके पीछे पीछे भाग खड़ी हुई। पूर्व सम्राट के सुख शांति महल के भीतर का माहौल कड़वी जड़ी बूटियों की गंध से भरा हुआ था और उस गंध के नीचे एक अजीब सी सड़ी हुई दुर्गंध समाई हुई थी। 2 साल पहले पूर्व सम्राट अचानक बीमार पड़े थे। तब से उनकी हालत में उतार चढ़ाव आते रहे थे। कभी कभी वे थोड़े ठीक होकर बाहर निकलते तो कभी अचानक बेसुध हो जाते। पर पिछले कुछ दिनों से तो वे पूरी तरह बिस्तर से लग चुके थे। जैसे ही युवराज विक्रमदेव का रोबीला वजूद सुख शांति महल में दाखिल हुआ, पूर्व सम्राट की सेवा में तैनात बूढ़े खादिम रामदीन की आंखों से राहत के आंसू छलक पड़े। युवराज विक्रमदेव वापस लौट आए। वह तुरंत युवराज के कदमों में गिर पड़ा। ये तुच्छ सेवक युवराज को प्रणाम करता है। उठो रामदीन। बात करते करते युवराज विक्रमदेव तेजी से पलंग के पास पहुंच चुके थे। पलंग पर लेटे पूर्व सम्राट के सिर के सारे बाल बर्फ से भी ज्यादा सफेद हो चुके थे और उनका शरीर सूखकर कंकाल बन चुका था। उन्हें पहचानना तक मुश्किल था। चेहरे पर मौत की झायों के धब्बे थे और सांसें सूत के धागे जितनी बारीक और कमजोर चल रही थीं। रजाई पर खून के कई ताज़ा धब्बे छिटके हुए थे। पिताजी। युवराज विक्रमदेव पलंग के पास घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने पूर्व सम्राट का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। पर छूते ही वे सिहर उठे। पूर्व सम्राट का हाथ बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था। वैद्य की तलाश में निकले इस सफर में वे बहुत दूर निकल गए थे, जिस वजह से राजधानी से आने वाली चिट्ठियां उन तक वक्त पर नहीं पहुंच पा रही थीं। जब तक उन्हें आखिरी खत मिला और वे वापस लौटे, तब तक पूर्व सम्राट की बीमारी इस खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रामदीन ने अपने आंसू पोंछे और सिसकते हुए कहा, हुजूर, मालिक तो बस पलके बिछाए आपके लौटने की राह तक रहे थे। वह भी और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर राजमाता, सम्राट और बाकी लश्कर को अंदर आते देखकर वह अपनी बात घोंट गया। पिताजी की हालत कैसी है? शाही राजवैद्य कहाँ मरे पड़े हैं? सम्राट ने अंदर घुसते ही कड़क कर सवाल किया। उनकी नज़रें सुख शांति महल के चप्पे चप्पे पर घूमी। उन्होंने देखा कि कई दास दासियां लाल आंखों से घुटने टेके रो रहे थे। कमरे में छाई खून की गंध सूंघकर उनके दिल के किसी छिपे कोने में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या ये बूढ़ा आखिरकार मरने वाला है? एक बार यह बूढ़ा मर जाए तो पूरी शाही सल्तनत और सर्वोच्च अधिकार आखिरकार उनके हाथों में आ जाएंगे। फिर उन्हें दबाने वाला कोई नहीं होगा। वे सचमुच के सम्राट बन जाएंगे। वे इस दिन का न जाने कब से इंतजार कर रहे थे। शाही राजवैद्य बगल के कक्ष में काढ़ा और जड़ी बूटियां तय कर रहे हैं, रामदीन ने डरते डरते कहा। तभी कई राजवैद्य बदहवास भागते हुए आए और घबराकर जमीन पर गिर पड़े। महाराज, हम क्षमा चाहते हैं। पूर्व सम्राट की सांसें अब राजवैद्य की हिम्मत ऊपर देखने की नहीं हुई। उनकी आवाज़ थरथरा रही थी। पिछले 2 सालों से वे केवल पूर्व सम्राट की बीमारी की गति को धीमा ही कर पाए थे, पर अंततः वे पूरी तरह बेबस हो चुके थे। अब तो ऐसा लग रहा था मानो बुझते चिराग का तेल खत्म हो चुका हो। अभी आधा महीना पहले ही तो पिताजी के शरीर में थोड़ी ताकत आई थी, यहाँ तक कि वे कुल देवी मंदिर जाने की जिद पर अड़ गए थे, सम्राट ने बनावटी गुस्से में कहा। फिर महज आधे महीने में उनकी यह हालत कैसे हो गई? राजमाता रोने का नाटक करते हुए पलंग की तरफ लिपकी। वे और नज़दीक जाना चाहती थीं, पर घुटनों के बल बैठे युवराज विक्रमदेव उनकी राह में ढाल बनकर खड़े थे। अपनी आंखें खोलकर मुझे देखिए, वे बिलख उठी, मानो उनके बीच आज भी अगाध प्रेम बाकी हो। महाराज, जब पूर्व सम्राट ने कुल देवी मंदिर जाने की जिद की थी, तो हमने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की थी। उस दिन भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वे अपने जर्जर शरीर को घसीट कर गए थे। हाँ महाराज, आधे महीने पहले उस दिन राजधानी में भयानक बवंडर आया था। धूल मिट्टी उड़ रही थी और उसके तुरंत बाद मूसलाधार बारिश हुई थी। पूर्व सम्राट तो मंदिर के प्रांगण में ही बेहोश हो गए थे। हमें डर है कि उसी दिन की ठंड और थकान ने उनकी बीमारी को इतना बढ़ा दिया। आधे महीने पहले का वह दिन सचमुच बहुत अजीब और खौफनाक था। क्षितिज पर रह रहकर बिजली कड़क रही थी और शहर में ऐसी चक्रवाती हवाएं चली थीं कि पेड़ उखड़ गए थे और कई लोग दबकर मर गए थे। उस दिन को याद करके आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। पर उस दिन पूर्व सम्राट अकेले ही कुल देवी मंदिर जाने की जिद पर अड़े रहे और उन्होंने किसी भी सेवक को अंदर नहीं आने दिया था। अगर इत्तेफाक से वहां से गुजर रही अवनी राजमाता की लंबी उम्र के लिए अपने हाथों से लिखी पवित्र गीता मंत्र चढ़ाने न पहुंचती, तो किसी को खबर तक न होती कि पूर्व सम्राट प्रांगण में बेसुध पड़े हैं। युवराज विक्रमदेव ने पूर्व सम्राट का हाथ कसकर थाम रखा था और चुपके से अपनी आंतरिक शक्ति उनके शरीर में प्रवाहित कर रहे थे।
वृद्ध पिता को इस लाचार हालत में देखकर उनकी आंखें नम हो आईं। ये वही सम्राट थे जिनका कभी पूरे साम्राज्य पर रुतबा था और आज वे मौत से जंग लड़ रहे थे। पिताजी, मैं हूँ आपका विक्रम, मैं वापस आ गया हूँ। शायद युवराज की आंतरिक शक्ति का ही असर था कि पूर्व सम्राट ने बड़ी मुश्किल से अपनी पलकें खोलीं। विक्रम, यह महासाम्राज्य अब बहुत बड़े संकट में घिरने वाला है। पूर्व सम्राट की आवाज़ बेहद कसमसाई और मध्यम थी। केवल पास बैठे युवराज विक्रमदेव ही उनके बोल सुन पा रहे थे। सम्राट और राजमाता दोनों कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें सिर्फ उनके होंठ हिलते दिखाई दे रहे थे। पिताजी, मैं आपके लिए दुनिया की सबसे दिव्य औषधि ढूंढ कर लाऊंगा और आपको ठीक करूंगा। सम्राट अचानक जोर से रोते हुए चिल्ला उठे। चुप रहो, युवराज विक्रमदेव की कड़कड़ाती आवाज़ गूंजी। सम्राट की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे गुस्से में लगभग उछल ही पड़े। इसकी यह हिम्मत जो सम्राट को चुप रहने को कहे। दरअसल वे जानबूझकर चिल्ला रहे थे ताकि पूर्व सम्राट युवराज से कोई गुप्त बात न कह सकें, पर इतने सारे दरबारियों और वैद्यों के सामने वे अपने गुस्से को ज्यादा जाहिर भी नहीं कर सकते थे। विक्रम, मैंने सपना देखा, कुल देवताओं ने मुझे चेतावनी दी है, साम्राज्य की शाही दैवीय शिरा टूट चुकी है। विक्रम, मुझे वचन दो, तुम हर कीमत पर इस साम्राज्य की रक्षा करोगे। पूर्व सम्राट अटक कर बोल रहे थे। महाराज, आप हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। आपने अभी तक अपने लाडले विक्रम का ब्याह और उसके बच्चों का मुंह भी नहीं देखा है। राजमाता भी जोर जोर से छाती पीटकर रोने लगीं। उनकी चालाक नजरें घूमी और बाहर खड़ी अवनी पर जा टिकीं। वे तुरंत चिल्लाईं, अवनी बेटी, जल्दी अंदर आ। अवनी की सांसें थम गईं। क्या यही वह मौका था जिसका वह इंतजार कर रही थी? शाही मर्यादाओं को दरकिनार करते हुए वह तुरंत अंदर भागी और राजमाता ने उसे खींचकर सीधे पलंग के पास खड़ा कर दिया। महाराज, ये प्रधानमंत्री की बेटी अवनी है। क्या आपने खुद इसका हाथ विक्रम के नाम नहीं किया था? अब आप ही सम्राट से कहकर इन दोनों का शाही विवाह अभी के अभी पक्का क्यों नहीं करवा देते? राजमाता ने अवनी के कंधे पर दबाव डाला और अवनी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए तुरंत युवराज विक्रमदेव के ठीक बगल में घुटने टेक दिए। युवराज, अगर यह ब्याह सिर्फ पूर्व सम्राट की नज़र उतारने और इस अशुभ घड़ी को टालने के लिए ही किया जा रहा हो तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं हर हाल में आपकी सेवा करने को तैयार हूँ।